Hello everyone, welcome to Civil Success Point. Consider me your friend और a guide at maximum guide. कोई टीचर नहीं समझना यार मुझे। क्योंकि मेरा बहुत ही अनकन्वेंशनल तरीका रहेगा आपको बताने का। जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो आप देख भी रहे होगे, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एस्पिरेंट था अभी से 2-4 मंथ पहले। ठीक है, अभी मेरा आरआरबी जेई का रिजल्ट क्लियर हुआ, तो वो ज्वाइनिंग देने में समय लगा रहे हैं। इसलिए आई थॉट कि जो भी मैंने सीखा है इस जर्नी में वो मैं थोड़ा आपको शेयर कर दूं आपसे, सो दैट कि जो थोड़े बहुत मार्क्स से रह जा रहे हो या जिन्हें डिल्यूजन फील्ड हो रहा है कि किस तरीके से प्रिपेयर करें, टेक्निकल को कैसे करें, नॉन टेक्निकल को, सिलेबस इतना सारा है, कैसे उसको छोटा करें, कैसे उसको मेमोराइज करें, है ना। तो ये चीज़ें डिस्कस करने के लिए ये चैनल मैंने बना लिया, बिकॉज वंस ज्वाइनिंग आ जाएगी, हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, तो फिर आई विल नॉट गेट एनफ टाइम। तो अभी जितना भी समय है, आई एम ट्राइंग टू डिलीवर एज मच एज आई कैन। तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन मैराथन ऑफ एस्टिमेशन कॉस्टिंग, and in that we covered 3 chapters, right? आई होप आप लोगों ने वो देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख लो, ठीक है। और चलिए तो शुरू किया जाए। इन द लास्ट सेशन हमने क्वेश्चंस नहीं बनाए थे, है ना। मैंने आपको बस थ्योरी समझाया था कि याद कैसे रखना है, क्योंकि वो उसी टाइप के टॉपिक्स थे। आज का जो टॉपिक्स है वैल्यूएशन और ये रेट एनालिसिस, इसमें आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपसे, तो ये उसी पैटर्न में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो हमें ना सिविल इंजीनियरिंग अगर सीखना था तो वो कॉलेज में था सीखने का टाइम। अगर हमने वहाँ नहीं सीखा, नहीं समझा, तो कोई बात नहीं। अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज not about understanding, it's about how much you are able to tick the right options, that is the exam. तो आपको समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, डजेंट मैटर। आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम का क्या नीड है, वो समझ में अगर आता है तो बहुत लिमिटेड नॉलेज के साथ आप सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, तो वही बताने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए तो बहुत वेल क्वालिफाइड एडुकेटेड, मेरे से बहुत ज़्यादा एडुकेटेड लोग यूट्यूब पे हैं। वो मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस है आपको एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है उस पैटर्न पे बताना। ठीक है, तो हम अपना पर्पस को ध्यान रखेंगे और स्टार्ट करेंगे। देखो थोड़ा गुरु ज्ञान ले लो। डीमोटिवेशन आता होगा, स्ट्रेस आता होगा, आपको एंग्जाइटी होती होगी, फियर होता होगा कि क्या क्या होगा एग्ज़ाम में वगैरह वगैरह। ये सब कुछ तब होता है जब आपके दिमाग से पर्पस आप भूल चुके हुए रहते हो। उस समय आपका पर्पस अगर आपको याद है कि हाँ मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़ें, मैं क्यों कर रही हूँ, तो फिर आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि आपके पास समय नहीं होगा। आपके दिमाग को कुछ ना कुछ चाहिए सोचने के लिए, राइट। तो आपको जो भी आपने डिसाइड किया आप उसके बारे में सोचो। बस आप 10 चीज़ें मत सोचो कि रूटीन भी ठीक कर लूँगा, मैं सुबह उठने वाला रूटीन कर लूँगा, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 70 डेज चैलेंज करूँगा। ये सब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि आपका पर्पस क्या है, एग्ज़ाम क्लियर करना। और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए क्या चाहिए, तो सिलेबस, PYQ, टेस्ट, बस फिनिश। इससे ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है यार। ठीक है, सिलेबस के बारे में गाइडेंस देने के लिए मैं हूँ। एक वीडियो बना रखा है मैंने, स्ट्रैटेजी का वीडियो। वो मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो वो उतना रिफाइंड तरीके से नहीं बनाया था, तो मैं दोबारा बना दूंगा। अगर आपको चाहिए आप बिल्कुल कमेंट में बताओ कि आपको क्या चाहिए। मेरी जर्नी की वीडियो चाहिए कि मैं किस तरीके से कवर किया, या मेरे बारे में जान के क्या कर लो, क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होगा। अपना फ़ायदा देखो। तो फिर यह आपको सिलेबस के रिगार्डिंग चाहिए कि बुक लिस्ट कौन सा रखना है, कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब पे कौन से अच्छे सोर्सेज हैं, ये सब जानना है। जो भी आपको चाहिए वो कमेंट में बताओ, मैं बताऊँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए वैल्यूएशन हमारा आज का जो पहला चैप्टर है वो है वैल्यूएशन। देखो वैल्यूएशन क्या होता है पहले ये समझिएगा। जस्ट अ सेकेंड। देखिए ये नोट्स है जो आपको शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पे, यह है वैल्यूएशन का नोट्स। वैल्यूएशन बेसिकली क्या है कि अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी सामान है, राइट, तो उसका इस समय प्रेजेंट डे पे कितनी वैल्यू है, मार्केट में आप सेल करोगे तो कितना पैसा मिलेगा आपको, यही है उसका वैल्यू। तो कुछ टर्म्स हैं जो आपसे पूछा जाता है। देखो हर टॉपिक का कुछ टर्म्स होता है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है और कुछ क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है, और इस न्यूमेरिकल को बैक करने के लिए फॉर्मूला होता है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये एक बारी बनने लगा कि यार जो मैं पढ़ रहा हूँ वो टर्म्स में आ रहा है या कॉन्सेप्ट है या न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो तुम्हें एक पिक्चर बनेगा दिमाग में तुम्हारा। तो ये जो पार्ट है ये इस चैप्टर का टर्मिनोलॉजी समझा रहा है, और आपका एसएससी या आरआरबी का एग्जाम एज इट इज आपसे पूछेगा, ठीक है, कि कॉस्ट क्या है, वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है, ग्रॉस इनकम क्या है, नेट इनकम क्या है, इस तरीके से। तो इसके लिए एक बार समझो खत्म करो, फिर प्रैक्टिस में जब आएगा ना, क्वेश्चन जब लगाओगे तो अपने आप आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो देखिए कॉस्ट क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को शुरू शुरू में बना रहे होते हो या खरीद रहे होते हो, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो खर्च आया उसको कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। एट द प्रेजेंट टाइम, अब जिस समय आपने बनाया उस समय मान लो आपने गाड़ी खरीदी, तो उस गाड़ी का कॉस्ट था 20 लाख। अब वो गाड़ी चल गई बहुत दिन, मान लो 4 साल चली, अब उसका कॉस्ट मार्केट में आप बेचने जा रहे हो तो आपको 10 लाख मिल रहा है, तो 10 लाख का घाटा आ गया ना। तो आपका अभी का वैल्यू क्या है, 10 लाख है, तो ये वैल्यू होता है। कॉस्ट समझ में आ गया, वैल्यू समझ में आ गई। ग्रॉस इनकम क्या है, आप जब इस 10 लाख में इसको बेचोगे, चलो ये एग्जांपल से रहने दो, आपका जो मकान है, आपका मकान पे आपने रेंट दे रखा है किसी को, ठीक है, तो आपको रेंट मिलता है, मान लो 10,000 मिलता है आपको, लेकिन उस रूम का बिजली बिल आप पे करते हो, ठीक है, मान लो आपने 1,000 का बिजली बिल पे कर दिया, तो आपको नेट आपका पास कितना पैसा बचा, 9,000 बचा। तो ये जो 10,000 आया था ना, ये ग्रॉस इनकम था आपका, पूरा पूरा इनकम कितना आया, ठीक है, ठीक है। नेट इनकम क्या हुआ, इस ग्रॉस इनकम में से कुछ आउटगोइंग्स को माइनस कर देंगे। आउटगोइंग्स जो मतलब मेरे पास से बाहर चला गया, तो जो आउटगोइंग्स माइनस कर दोगे तो जो बचेगा आपके पास उसको बोलते हैं नेट इनकम, ठीक है। चलिए आउटगोइंग क्या क्या फॉर्मेट में हो सकता है, तो टैक्स, मैनेजमेंट खर्चा, कुछ कुछ रिपेयर वर्क कराओगे, कुछ सिंकिंग फंड। ये मैं आपको ऑलरेडी शायद पीवाईक्यू वाले में बता चुका हूँ, और यहाँ पे हमारी बात नहीं हुई है ना, लास्ट मैराथन में सिंकिंग फंड से रिलेटेड बात नहीं हुई है। चलिए आपको अभी डिटेल में बताते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं। ये सिंकिंग फंड क्या है समझिएगा। जैसे आपको मैंने अभी बताया कि आपकी प्रॉपर्टी ये थी 20 लाख की, मान लीजिए, ठीक है। जब आपने इसको इसके यूजफुल लाइफ के बाद, मान लो ये 20 ईयर्स का इसका यूजफुल लाइफ था, आपने आफ्टर 20 ईयर्स इसको सेल किया, तो आपको मिले कितने, मिल गए आपको मान लीजिए 5 लाख रुपीज़ मिल गए। कितना का नुकसान आ रहा है आपका, 15 लाख का आया ना, 15 लाख, ठीक है। चलिए 15 लाख का आपको नुकसान आया, हम इस नुकसान को बोलेंगे डेप्रिसिएशन, राइट। चलिए इतना डेप्रिसिएशन आ गया, इतना घट गया आपका अमाउंट इसका, ठीक है। चलिए इसको मैं इनिशियल कॉस्ट बोल दूं, CI। इनिशियल कॉस्ट कितना था, मान लीजिए 20 लाख। आज कितना है, एट द टाइम ऑफ, एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, व्हाट इज इट्स कॉस्ट, मान लीजिए 5 लाख।
हाउ मच डेप्रिसिएशन हैज अकर्ड? 20 माइनस 5 इक्वल टू 15 लाख। तो अगर मैं इस दिन से, ये इतना इसका यूजफुल लाइफ था, मान लीजिए 20 ईयर्स, तो मैं शुरू से ही या फर्स्ट डे से ही हर साल अगर बैंक में कुछ अमाउंट में जमा करते जाऊं, पैसा इतना जमा किया फर्स्ट डे, रुको, इस तरीके से 20 साल तक कुछ पैसा जमा करते जाऊं, और बैंक वाले हमें मान लो कुछ इंटरेस्ट दे रहे हैं, मान लो 5% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, और कितने साल के लिए जमा किया हमने? 20 ईयर्स लाइफ थी ना, 20 ईयर्स। हम कुछ अमाउंट जमा कर रहे हैं, मान लो उसको मैं बोलता हूं कि कुछ अमाउंट है, ठीक है, अभी उसको एसएफ बोलते हैं। मान लो ये अमाउंट को कुछ पैसा है, ये इतना पैसा आप जमा कर रहे हो बैंक में 5% इंटरेस्ट पे 20 साल तक। तो एट द एंड 20 साल के बाद अगर आपको ये 15 लाख 15 लाख था ना डेप्रिसिएशन, 15 लाख आपको अगर रिट्रीव हो जाते हैं बैंक से, और प्रॉपर्टी को सेल करके आपको 5 लाख मिला है, तो आपका 20 लाख जो कॉस्ट लगा था वो टोटल आपका रिट्रीव हो गया ना, हो गया। तो यही होता है सिंकिंग फंड। और जो अमाउंट आप हर साल जमा करते हो बैंक में, उसको हम बोलते हैं एनुअल सिंकिंग फंड। हर साल इतना पैसा जमा करोगे आप बैंक में, ठीक है। कैसे इसको निकाला जाता है समझिएगा। इसको निकाला जाता है कि हमारा CI माइनस CS, इसी पैसे को रिट्रीव करना था ना। हमारे एग्जाम्पल में क्या था? हमारे एग्जाम्पल में था 15 लाख। तो इसको रिट्रीव करना है तो इसको किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो है सिंकिंग फंड फैक्टर, राइट। इससे एक अमाउंट निकल के आएगा जिसको बोलेंगे एनुअल सिंकिंग फंड। अब ये सिंकिंग फंड फैक्टर क्या है? ये है, एक इस पर डिपेंड करेगा, एक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक देगा, और एक कितने साल के लिए जमा कर रहे हो। तो जो इंटरेस्ट है उसको मैं आई बोल रहा हूँ, जितने साल के लिए जमा करेंगे उसको एन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिंकिंग फंड फैक्टर का फॉर्मूला है, याद रखना है इसको, आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो इस चीज से, हमारे क्वेश्चन में क्या था 15 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, मान लो आ गया 5000, तो आप 5000 रुपए 20 साल तक जमा करते रहोगे 5% के ब्याज पे 20 साल तक, तो आपका ये 15 लाख रिट्रीव हो जाएगा बैंक से। यही है सिंकिंग फंड, समझ गया। चलिए यहां देखिए सिंकिंग फंड आप देख ही लीजिए, अब आ गया। तो सिंकिंग फंड मेथड क्या है, डेफिनेशन इसका क्वेश्चन में मिलेगा PYQ में, मैंने बता दिया आपको। एनुअल सिंकिंग फंड क्या होता है? सिंकिंग फंड इनटू सिंकिंग फंड फैक्टर, ठीक है। डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ एम ईयर, ये मैंने आपको बताया अभी। ये एम ईयर बोल रहा है क्या कि आपको किसी एक, मान लो ये 20 साल था ना, 20 साल तक, तो आपको 10th ईयर पे जाके कितना पैसा का डेप्रिसिएशन है ये निकालना है। तो देखो ना, 20 साल पे इतना डेप्रिसिएशन आया हुआ था, ये अमाउंट इतना, तो 10 साल पे कुछ यहाँ पे पहुंचा हुआ है ये, ठीक है ना, ये है डेप्रिसिएशन। इसको निकालना है क्या, मतलब एट द एंड ऑफ 10th ईयर कितना डेप्रिसिएशन हुआ है वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। मतलब क्या, आप जो ये एनुअल सिंकिंग फंड निकालते हो ना कि हर साल इतना मुझे जमा करना है, उसमें ये एक चीज मल्टीप्लाई करना होता है। ये नहीं आपसे एग्जाम में पूछेंगे, आज तक नहीं पूछा गया है कि एट द एंड ऑफ m ईयर्स कितना आ सकता है। बट सिंस SSC का इस बार एडिक्यूटी सेट कर रही है, तो क्या पता वो थोड़ा पैटर्न वैटर्न चेंज करे या कुछ करे, तो आपको ध्यान रख लेना है इस चीज को कि ये ज्यादा भी चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल नहीं देंगे, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, आप ये तो सीख गए निकालना एनुअल सिंकिंग फंड, उसमें आप जिस ईयर आपको पूछ रहा है उस ईयर के साथ ये फॉर्मूला में डाल दो। ये 10 है तो 10 माइनस 1, ठीक है, 1 प्लस आई का पावर m माइनस 1। m क्या है, उस साल, जिस साल आपको निकालना है, जितने साल के बाद निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन था कि आपको बिल्डिंग का कॉस्ट 3 लाख है, आई की वैल्यू दे दी गई, स्क्रैप वैल्यू दिया, n दिया, एनुअल सिंकिंग फंड कैलकुलेट करना है।
स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू क्या होता है? तो स्क्रैप वैल्यू वो वैल्यू होती है जब आप अपने बिल्डिंग या किसी भी स्ट्रक्चर को आप पूरा डिसमेंटल कर देते हो, तोड़ मरोड़ देते हो, तो तोड़ने में मान लो खर्च आ गया आपका 2 लाख रुपए, आपने खर्च करा उसको डिसमेंटल करने में, लेबर कॉस्ट, और उससे जो सामान निकला वो मान लो 5 लाख का निकला, तो आपको टोटल कुल मिला के फायदा कितने का हुआ? 3 लाख का हुआ, है ना? तो यही आपका स्क्रैप वैल्यू है। जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे ना, ये प्रॉपर्टी को सेल किया 2 लाख में अभी पीछे क्वेश्चन में, तो ये स्क्रैप वैल्यू भी हो सकता है या सैल्वेज वैल्यू हो सकती है। सैल्वेज वैल्यू क्या होता है? तो वो वैल्यू जब इसको डिसमेंटल नहीं करना है, पुराने सामान को एज इट इज आपने सेल कर दिया, राइट, तो वो होती है आपकी सैल्वेज वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप बना लेना, मैं ये नोट्स शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। देखो अब यहाँ पे कुछ ये वर्ड्स और बचे हुए हैं वैल्यूएशन में, है ना? ये वर्ड्स हम यहाँ तक पहुँच गए थे ना, कॉस्ट ये कर लिया, सिंकिंग फंड समझ लिया, डेप्रिसिएशन समझ लिया। अब देखो परपेचुअल इनकम क्या है और डिफर्ड इनकम क्या है, तो इसके ऊपर पीवाईक्यू में क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ लिखा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो परपेचुअल इनकम और डिफर्ड इनकम, परपेचुअल इनकम का मतलब है कि फिक्स टाइम पे आपको बार बार वो इनकम आते रहेगा, ओके। डिफर्ड इनकम का मतलब है कि इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है आने का, ये बस कभी कभी आ गया, ठीक है, कभी आया कभी नहीं आया, ऐसा कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है इसका रिसीव होने का। तो ये दो चीज आपको समझ में आ गया, ये तो लैंग्वेज से भी समझ में आता है। जिनका मीडियम हिंदी होता है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा है, इसीलिए मैं इस तरीके से करके रखा हूँ कि जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझ लो। स्क्रैप वैल्यू मैंने आपको बता दिया अभी। जनरली स्क्रैप वैल्यू जो होता है वो 10% होता है। जैसे 10 लाख का अगर आपका प्रॉपर्टी था तो इसका 10% आपको रिट्रीव हो जाएगा एट द एंड ऑफ इस डिजाइन लाइफ, 1 लाख रुपीज आपको मिल जाएंगे। सैल्वेज वैल्यू क्या होता है? विदाउट डिसमेंटलिंग जो आपको मिलता है पैसा एट द एंड। डिस्ट्रेस वैल्यू एक वैल्यू होती है, क्या होता है ये? कि जब आप किसी स्ट्रेस में आके बेच दिए सस्ते में उस चीज को, जैसे कोई बाहुबली विधायक जी आए, आपका जमीन को ऑक्यूपाई कर लिया, 4 दिन आपको रख लिया, कनपट्टी पे सटाया, बोला बेच, क्या करोगे? बेच दोगे। 5 लाख का सामान है, आप 50,000 में ले लिया आपसे, ठीक है। चलिए सेंटिमेंटल वैल्यू क्या है? सेंटिमेंटल वैल्यू है कि आपकी पड़ोसन आपको पसंद है, अब आप क्या करोगे? उसके बगल वाले जमीन को किसी भी रेट पे आप खरीदने को रेडी हो जाओगे कि भैया मुझे तो यही चाहिए, है ना? तो ये है सेंटिमेंटल वैल्यू, हम सेंटिमेंट में आके ज्यादा पैसा देके भी खरीदने को रेडी हैं, ठीक है। हमेशा सेंटिमेंट्स आर बैड थिंग। सेंटिमेंट्स, इमोशंस, इनको थोड़ा कंट्रोल में रखना होता है। अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ भी आपको अपने लाइफ में थोड़ा भी अगर आप पर्पसफुल हो, तो आपको अपने इमोशंस का होल्ड रखना बहुत ज़रूरी है, सेंटिमेंट्स का होल्ड रखना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या है? आज के मार्केट में प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है? स्पेक्यूलेटिव वैल्यू, स्पेक्यूलेट कर लेना ये अच्छी बात है। मतलब मान लो ये इतना बड़ा प्लॉट था, यहाँ से ब्रिज क्रॉस हुआ, और आप सरकारी इंजीनियर बाबू, आपको पता चल गया कि यहाँ से फंड रेज आया, इसके लिए फंड आया, अब यहाँ पे रोड बनेगा या ब्रिज बनेगी, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ गया ना कि भैया यहाँ का ये प्लॉट का रेट बढ़ने वाला है। अभी ये बिक रहा है 1 लाख का, जैसे ही ये रोड का बात मार्केट में आएगा तो ये इसका रेट 5 लाख चला जाएगा, तो आप क्या करोगे? स्पेक्यूलेट करके जाके खरीद लोगे इसको पहले और फिर सेल कर देना। तो ये होगी इसकी स्पेक्यूलेटिव वैल्यू। पोटेंशियल वैल्यू, पोटेंशियल वैल्यू क्या है? जैसे आपका घर है, आपने क्या किया कि बेसमेंट बनवाया और यहाँ पे शॉप्स वगैरह बनवा दिए, तो आपकी वैल्यू बढ़ गई ना आपकी प्रॉपर्टी की। तो ये है कौन सी वैल्यू? पोटेंशियल वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी की। मोनोपोली वैल्यू क्या है? कि मैं नहीं बेचूंगा, जाओ क्या कर लोगे? मेरा मोनोपोली, मैं नहीं बेचूंगा, ये मोनोपोली वैल्यू है। अकोमोडेशन वैल्यू क्या होता है? जब कोई एग्रीकल्चरल लैंड को आप कन्वर्ट करके डेवलप्ड लैंड बना देते हो, उसको अकोमोडेशन वैल्यू बोलते हैं। मतलब अभी वो जमीन खेती की थी, आपने वहां पे अकोमोडेशन बना दिया, लोग रहने लायक हो गया, लोगों के रहने लायक हो गई वो प्रॉपर्टी, तो वो हो गया अकोमोडेशन वैल्यू, ठीक है। रेटेबल वैल्यू, रेटेबल वैल्यू क्या होता है? ग्रॉस इनकम माइनस रिपेयर या मेंटेनेंस, कि कितना रेट है अभी उसका, उसका वैल्यू क्या है? तो है जितना पैसा आया माइनस जितना आउटगोइंग में गया, वही।
रेटेबल वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है, देखो ये सब कुछ वैल्यू है, और इससे एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, ज़्यादा वैसे चांस नहीं है बट कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसलिए जान लो एक बार बुक वैल्यू क्या है। तो बुक वैल्यू है मतलब आज का, जैसे ये जो हम लोग निकाले थे ना, देखो ये बुक वैल्यू है एट द एंड ऑफ कितना ईयर है, 20 ईयर्स। मतलब आज के समय में आप उसको क्या वैल्यू दोगे, वही है बुक वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट जितना है माइनस जितना डेप्रिसिएशन आ गया आज तक, तो आज उसकी बुक, आज उसको बुक में उसकी वैल्यू क्या लिखोगे, वही तो लिखोगे यार। हाँ चलो, डेप्रिसिएशन मैंने आपको बता दिया। अब ये देखो डेप्रिसिएशन जो होता है ना, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अलग अलग चीज का डेप्रिसिएशन अलग अलग तरीके से आता है। जैसे आपका जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, शुरुआत के 5 साल में इसका कोई डेप्रिसिएशन ही नहीं आता, इसका डेप्रिसिएशन 0 है, तो इसका ग्राफ ऐसे नहीं चलेगा ना, इसका ग्राफ तो 5 साल तक ऐसे चलेगा, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है ना। उसके बाद हो सकता है कि इसका ग्राफ ऐसे चले या ऐसे चले या ऐसे चले, मतलब रेट जो है डेप्रिशिएट होने का रेट वो वेरी कर सकता है ना, कि किसी चीज का रेट हो सकता है 2 साल में, जैसे देखो जिसका 2 साल में, इधर 2 साल है, ऐसे 2 साल हो गया और थोड़ा सा ही डेप्रिसिएशन आया तो यहाँ पॉइंट आया, फिर 2 साल और बढ़े तो इतना आया, तो ऐसा बना, फिर 2 साल और बढ़े तो थोड़ा सा और आया, बस ऐसे, इसका ग्राफ ऐसे चलेगा, है ना। ठीक है, किसी का 2 साल में बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन आ गया, फिर इससे भी ज्यादा आ गया, तो इसका ग्राफ ऐसे चल जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपका मटेरियल कैसा है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का डेप्रिसिएशन का रेट हो सकता है। ऑन दी बेसिस ऑफ दैट अलग अलग मेथड्स है हमारे पास डेप्रिसिएशन काउंट करने का। ठीक है, तो हमें जो एग्जाम में पूछा जाता है वो बस स्ट्रेट लाइन मेथड पूछा जाता है, और 1 या 2 बार आपसे नाम पूछा गया है कि और क्या क्या मेथड है डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का। तो पिछले 25 साल में सिर्फ एक बार पूछा गया है, उसको आप मत सॉल्व करना। आपके एस्टिमेशन के 10 मार्क्स पूछे जा रहे हैं ना एग्जाम में, आप इसमें से 8 ही स्कोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा डेटा दिमाग में फिट नहीं करना फालतू का, जो चीज़ें बहुत बार रिपीट हो रही हैं बार 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 बार, हम पहले वो तो कर लें। मतलब 100 मार्क्स का टेक्निकल में 70 क्वेश्चन जो है वो आप स्पेक्यूलेट कर सकते हो कि हाँ ये आएगा। अभी हमने बात करी ना ये सेंटिमेंटल वैल्यू की, हमें किसी टॉपिक को या किसी क्वेश्चन को जो पीवाईक्यू में दिख रहा है उसको सेंटिमेंट में आके ज़्यादा वैल्यू नहीं देना है। ठीक है, हमें सेंटिमेंटल नहीं होना, हमें स्पेक्यूलेटिव होना है, तो आपका एग्जाम क्लियर होने का चांस बढ़ता है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू जब आएगा तो पीवाईक्यू में रट लेंगे। अभी के लिए इसको पढ़ो समझो, आगे बढ़ते हैं। राइट, चलिए तो ये है स्ट्रेट लाइन मेथड, जो हमने अभी आपको बता भी दिया कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। वेरी इजी, जितना डेप्रिसिएशन आया उसको लिखो और डिवाइडेड बाय जितने ईयर में आया उसको लिखो, तो ये हर साल में कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है ये पता चल जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ निकाला गया 20 लाख माइनस 2 लाख, ये 2 लाख पे जाके इसका स्क्रैप वैल्यू मिल रहा था, तो 20 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 80 साल तक है, तो ये आया 45, मतलब हर साल 45 लाख। हाँ गलत लिखा है ये, 20 लाख का तो प्रॉपर्टी है, अच्छा 4.5 लाख है, अब सही है, 4.5 लाख का आ रहा है आपका डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू क्या होगी इसकी, तो जितना 20 लाख था और फिर 4.5 लाख हर एक साल के बाद आया, तो 15.5 लाख। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगर ये 20वें साल पे है 4.5 लाख, 20वें साल पे बुक वैल्यू क्या है, तो 20वें साल पे कितना डेप्रिसिएशन आ गया पैसे का, तो 4.5 इंटू 20, सॉरी 4.5 ये 20, सॉरी देखिए मैं आपको बताने में गड़बड़ कर रहा हूँ। ये देखिए डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, ठंडे दिमाग से सुनो, तभी मैं सोचूं ये 4.5 20 कैसे हो सकता है। तो 20वें साल पे आपसे पूछ रहा है कि कितना डेप्रिसिएशन आया, तो आप जैसे ही निकालोगे 20 माइनस 2 करके और डिवाइड बाई 80 कर दिए, तो ये क्या निकल के आया 18/80, इतना लाख रुपीस आपका टोटल डिप्रिसिएशन आया है हर साल। एक साल पे आया ना, 80 से डिवाइड कर दिया ना। ठीक है, तो 20 ईयर्स पे कितना आएगा, तो इसी को 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये एक साल का डेप्रिसिएशन है, इसको 20 साल से मल्टीप्लाई कर लिए तो आ गया कि 20 साल में इतना डेप्रिसिएशन आया। तो 20वें साल में बुक वैल्यू क्या होगी, तो 20 लाख माइनस जितना डेप्रिसिएशन आया। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। सिंकिंग फंड आपको बता दिया, ये क्वेश्चन आपको बताया क्या, नहीं बताया। देखो कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन तो बता दिया था, इसका सोल्यूशन देखो। एनुअल सिंकिंग फंड निकालने के लिए बोला गया आपसे, तो आप सिंकिंग फंड फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे टोटल सिंकिंग फंड में। सिंकिंग फंड टोटल कितना है 3 लाख माइनस क्या बोल रहा है, स्क्रैप वैल्यू जो है 10% ऑफ कॉस्ट है, मतलब 30 लाख का 10%। ठीक है, तो 30 लाख का 10%, 30 लाख को ऐसे लिखा गया, 3 लाख है, सॉरी 3 लाख, तो 3 इंटू 10⁵, ठीक है, माइनस 10% ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख दिए, ये है आपका टोटल पैसा जितना आपको रिट्रीव करना है बैंक से, और इसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। फैक्टर बताया था i/1 + i का पावर n और -1। अब आप पूछोगे कि ये चीज़ हम कैसे करेंगे एग्जाम में, तो एग्जाम में आपको कैलकुलेटर दिया हुआ होता है, ये कर लेना, करना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। पहले नहीं दिया रहता था कैलकुलेटर, और मान लो नहीं दिया गया है तो आप इसको छोड़ देना, तुक्का मत लगाना, क्योंकि ये 0.5 का पावर 20 करने जाओगे तो पागल हो जाओगे। ठीक है, छोड़ देना। अगर तुम देखना कि ऑप्शंस में बहुत डिस्टेंस वाला ऑप्शन है क्या, या बहुत पास वाला ऑप्शंस है, अगर ऐसे ऑप्शंस है 8347, 8628, 9324, 8648, छोड़ देना यार, नहीं बनेगा ये आपसे, अगर कैलकुलेटर नहीं है आपसे बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए फिर से टर्मिनोलॉजी में। आपका मैंने जो बताया आपको कि कुछ टर्म्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, ये टर्म्स था। ठीक है, और ये सब कुछ टर्म्स चल रहा था, और यहाँ पे ये आपका आया था कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट था, और ये न्यूमेरिकल था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट सिर्फ एक फार्मूला आया है, बाकी सारा टर्म्स है ना। चलो अभी फिर से कुछ टर्म्स देखते हैं। देखो ईयर्स परचेज क्या होता है, मुझे कैपिटल कॉस्ट पहले देख लो। कैपिटल कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस बिल्डिंग, ये आपके कैपिटल का टोटल कॉस्ट है। ठीक है, कितना आपका लैंड का कॉस्ट है और कितना आपका बिल्डिंग का कॉस्ट है। ठीक है, चलिए यार मैराथन में लेट इसलिए हुआ कि लास्ट डे में रिकॉर्ड कर रहा था, जब पूरा रिकॉर्डिंग कर लिया तो देख रहा हूँ माइक जो है वो ये ऑन नहीं है, तो कोई साउंड ही नहीं, तो इसलिए थोड़ा स्ट्रगल है। मीन्स ये जो आप देख रहे हो ना, इसके पीछे बहुत मेहनत है। पूरा सब्जेक्ट वन गो में बताना, उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। देखो मैंने पहले पूरा PYQ आपके लिए सॉल्व किया, उसके बाद यहाँ पे नोट डाउन किया। जैसे ये कैपिटल कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 231 है आपके PYQ में, और ये PYQ कौन सी है, IAS मास्टर की PYQ, ये ज़रूर खरीद लेना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 231 आपको दिखाता हूँ क्या है, किस तरीके से आपसे पूछा गया है कैपिटल कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए देखिए 231, देखो तुमसे क्या पूछा, द कैपिटल सम ऑफ, अच्छा ये ईयर्स परचेज का है, 1 मिनट रुक जाओ बस, ये देख लो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन को। देखो ईयर्स परचेज क्या है, ईयर्स परचेज से रिलेटेड आपका 2 क्वेश्चन है आपके उसमें। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ईयर परचेज बेसिकली ऐसा समझो कि आपके प्रॉपर्टी का कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए ये एक आपने पैरामीटर बना के रखा। ये कैसा बना के रखा तो समझो। देखो मान लो तुम्हें बैंक देती है 5% का इंटरेस्ट, तो 5% का इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, आपका जो भी चीज रहेगा वो 5% से बढ़ेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। तो हमने ईयर्स परचेज को ऐसा डिफाइन किया, देखो जो लैंग्वेज में आपसे पूछते हैं ना वही लैंग्वेज में आप समझो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो एक प्रॉब्लम है टीचर्स के साथ, देखो बताता हूँ। हर टीचर ना अपने लैंग्वेज में पढ़ाता है, ठीक है, उसने जिस तरीके से उस चीज़ को समझा है ना वो उस तरीके से आपको पढ़ाता है। और प्रॉब्लम ये आती है कि वो कोई भी टीचर जब आपको पढ़ाते हैं तो वो टीचर जितना आपको बता रहे हैं ना उससे एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स उन्हें ज़्यादा पता होता है। तो वो तो आपको समझाने के लिए बता कर लेगा, आपको अच्छी फीलिंग आ गई कि हाँ मुझे समझ में आ गया, पर उसका बैकग्राउंड में जो उनको नॉलेज है 5 to 10 टाइम्स का, ये आपको नहीं मिला ना।
तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में जाके। ये प्रॉब्लम आपको फेस होती होगी, अगर होती है तो कमेंट में लिखना कि हाँ यस सर ये होता है फेस। टीचर से आप वो अपने लैंग्वेज में आपको बता दिए ये चीज़, पर आप एग्जाम में आउटपुट नहीं दे पाओगे। एज इट इज़ हूबहू वैसा ही क्वेश्चन आ गया तो बन जाएगा, थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो नहीं बनेगा। तो मेरा मानना यह है कि आप मेरे लैंग्वेज पर ना सीखो, आप क्वेश्चन से सीखो, राइट। जैसे मैंने अभी आपको सिंकिंग फंड जो समझाया, वो आप कहीं सीखोगे, आपको अलग अलग तरीके से आपको टीचर बताएंगे। मैंने जिस तरीके से उसको समझा है, मेमोराइज किया है कि ऐसा ही एग्जाम में डिलीवर करना है, तो मैं एग्जाम पर्पज से आपको बस सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मैं बहुत कॉन्सेप्चुअली तो घुस नहीं रहा हूँ कहीं पे, ठीक है। तो इतना ही नीड भी होता है, आप कितना भी थीसिस लिख दो उसके ऊपर, बुक्स पढ़ लो बहुत सारे, एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आना है और आपको टिक लगाना है, दैट्स इट। आपको पर्पस याद होना चाहिए अपना, ठीक है। मकसद नहीं बोलना है, समझे, कोई बुरा मत मानना। हमारा इंडिया क्या है, SSSR है, सॉवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेक्युलर हैं हम, समझ रहे हो ना। जय श्री राम। चलिए देखिए, समझने वाले समझ गए होंगे। क्या था हमारा क्वेश्चन यार, 231, राइट। द कैपिटल सम रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन ऑर्डर टू रिसीव, ये देखो यही है तुम्हारा ईयर परचेज का डेफिनेशन, कि वो कैपिटल सम रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन ऑर्डर टू रिसीव अ नेट इनकम एज अ यूनिटी ऑफ 1 रुपी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड ईयर्स परचेज। 1 रुपया का आपको बेनिफिट मिल जाए, इतना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बस क्या यही है परचेज। तो देखो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कौन से ईयर में पूछा गया, रुको बताता हूँ। ये आपसे 2019 में पूछा गया है, ईयर्स परचेज का डेफिनेशन पूछा गया एज इट इज, ठीक है। इसलिए आपके नोट्स में यहाँ लिखा है डेफिनेशन इज इम्पॉर्टेंट। अब आप समझ रहे हो कि नोट्स का क्या अहमियत है। ईयर्स परचेज हो गया, इसको निकालते कैसे, देखो पहला चीज क्या था, थ्योरी समझना कि क्या है। दूसरा चीज क्या है, इसका कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट थ्योरी में ही था इंक्लूडेड कि 1 रुपया का मुझे नेट इनकम हो जाए, इतना पैसा खर्च करना है किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तीसरा इसका न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल बहुत इजी होता है, कुछ नहीं करना, 5% दिया है ना, तो 1/5%, मतलब क्या हुआ, 1/5% करोगे, 1/5% मतलब 1/005, तो आगे क्या 20, ये क्या 100 हुआ ना 5। तो यही आपका ईयर्स परचेज, मतलब 20 टाइम्स आपकी वैल्यू बढ़ गई आपकी प्रॉपर्टी की, मतलब कैपिटलाइज वैल्यू क्या आ जाएगा, जो भी आपका एनुअल रेंट था 1 लाख, 5% पे बात आप दे रहे हो ना ईयर्स इंटरेस्ट, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगा, तो निकलेगा 1 लाख इनटू ईयर्स परचेज। ईयर्स परचेज कैसे होता है, तो ईयर्स परचेज होता है 5/100, वही यहाँ लिखा है 100 ऊपर, तो 20 इंटू ये, तो 20 टाइम्स बढ़ गया आपका। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर याद रखोगे, ईयर्स परचेज और ये। अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 164 है आपका, और 171 है इससे रिलेटेड। देखो इसमें कंफ्यूजन आता है, इसलिए मैं इस पर टाइम दे रहा हूँ। देखो 171, ये देखिए आपका क्वेश्चन है, बनाइए, कोशिश करिए बनाने का, बनाइए चलिए। कैलकुलेट द ईयर पर, अरे यार, कैलकुलेट द ईयर परचेज फॉर अ प्रॉपर्टी यूजफुल फॉर 30 ईयर्स एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। वेरी इजी, 5% बस है, इसको मतलब नहीं है 30 ईयर 20 ईयर कुछ किसी भी चीज से। आपको सीधा दिखे ईयर परचेज पूछ रहा है, मतलब क्या करना है, 5% है तो 100/5 कर दो, 10% है तो 100/10 कर लो, ईयर्स परचेज आ गया, यहाँ 20 आंसर हो गया, डन। ये क्वेश्चन हो गया। 164 पे आइए, क्या पूछा आपसे इसमें कि देखिए फिर से ईयर परचेज पूछा, सेम क्वेश्चन है, नहीं अलग है। कैल ये 164, कैलकुलेट द ईयर परचेज फॉर अ प्रॉपर्टी ऑफ यूजफुल लाइफ 30 ईयर्स, इससे मतलब नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, और रेट ऑफ सिंकिंग फंड अलग से आपको दिया 3%। अब क्या करना है, देखो दो इंटरेस्ट आ गया ना, दोनों को ऐड करो, क्या करोगे, 100/8 हो जाएगा ना। अब करो, 8 1 8, फिर 1, कितना आ गया 20 ना, 8 2 12.5 आ गया।
ठीक है। तो जब भी आपको इंटरेस्ट भी दे देगा तो वो भी आपको ऐड करना है। जैसे यहाँ मैंने नोट्स में आपको ये लिख कर दिया है या नहीं दिया है, देखने दो मुझे। नहीं दिया है तो ये आपको लिखना चाहिए कि यहाँ पे सिंकिंग फंड भी हम जोड़ेंगे, या फिर आप अपने आप को अपडेट कर लेना। ठीक है, चलो यार, लाओ यार, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 100/I प्लस IS लिख देता हूँ। ठीक है, इससे याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर क्या है PYQ में? 164। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको फिर आगे बढ़े हम जब, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपने देख लिया। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है? अगर आपको 1 लाख का प्रॉपर्टी था, 5% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो क्या होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू? 100/5 इंटू 1 लाख, मतलब आ गया 20 लाख। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे, आगे बढ़िए। एन्युटी क्या होता है? एन्युटी जो है ना, वो है एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड। आपको मैंने बता रखा है ये चीज़ ऑलरेडी। एन्युटी ये आपको पता है, एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड। एन्युटी का टाइप, ये आपका PYQ है यार, ये कभी मिलेगा, जब अभी PYQ सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा। टाइप्स ऑफ एन्युटी क्या है, याद रख लो इसको, कोई तरीका नहीं है। एक बार PYQ पूछा है, मैं कहूँगा अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस 2-4 बार नोट्स जब पढ़ोगे ना, तो क्या होगा कि तुम्हें मोटी मोटी ऊपर ऊपर की चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद आप इन छोटी छोटी चीज़ों को याद करना। ठीक है, जैसे ये एन्युटी ड्यू जो है, कहाँ गया ये? टाइप्स ऑफ एन्युटी। एन्युटी सर्टेन, परपेचुअल, ड्यू, डिफर्ड। ठीक है, अगर ट्रिक कुछ बनाना है तो बना लो यार, DCPD ऐसा कुछ बना लो। ठीक है, या कर लो CPCD, सी नहीं है ना, CPDD है, कुछ भी याद रख लो। सर्टेन है, ये वर्ड पकड़ना, वर्ड, क्योंकि अभी जब आप PYQ में देखोगे ना, तो यही 4 लिख के और एक और कुछ दे दिया होगा वहां पे कि सर्टेन टाइप ऑफ एन्युटी, बोलेगा इनमें से कौन सा एन्युटी मेंशन्ड नहीं है आपके एस्टिमेशन में। अब ये बताओ ये कहाँ से बनाओगे ये सब? तो क्योंकि ये PYQ है तो आपको याद रखना है। एक टाइम आना चाहिए PYQ सॉल्व करते करते कि आपके PYQ में जितने क्वेश्चन हैं वो आपको याद होने चाहिए। एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स आपको PYQ ही बनाना है, इसके अलावा कोई भी बुक नहीं बनानी है। अगर जब ये आपका PYQ 2 से 4 बार बन जाए कि आपको इतना कमांड हो गया है कि हाँ आप उठाते हो PYQ और 2 से 4 दिन में आप पूरा PYQ बना दे रहे हो, 4-5 घंटे का स्लॉट में बैठ रहे हो, फिनिश कर ले रहे हो, तब आप दूसरे बुक पे जाना। या अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है तब बस जाना, ज़्यादा सोर्सेज मत बढ़ाना बहुत ज़्यादा। सिंपल तरीका है, सिलेबस, PYQ, टेस्ट, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप जो भी इधर उधर हाथ पैर मारो, आओगे वापस यहीं पे। जब तक ये नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। चलो, तो ये आपको अभी नहीं याद रखना है, ये बाद में करना है, ये सिर्फ एक PYQ है इसलिए यहाँ लिखा है। चलो, रिपेयर कितना होता है? 1 to 1.5% ऑफ कॉस्ट। मेंटेनेंस 5 से 10% ऑफ ग्रॉस इनकम, ये भी कभी कभी पूछा गया, नॉट इम्पॉर्टेंट, अभी नहीं याद रखना आपको। चलिए, स्पेस लेफ्ट फॉर सम टिपिकल न्यूमेरिकल्स, जो अभी हम यहाँ देखेंगे, PYQ बनाएंगे ना, अभी देखेंगे। कांस्टेंट परसेंटेज या डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ये क्या है? ये एक मेथड है जिससे आप डेप्रिसिएशन निकालते थे। डेप्रिसिएशन निकालने का देखो, वैसे तो अगर आप मेन नोट्स देखोगे तो मैं आपको दिखाऊं कि डेप्रिसिएशन निकालने का बहुत सारा तरीका है। डेप्रिसिएशन क्या है, इसका डेफिनेशन लिखा है जो मैं आपको बता दिया अभी। ठीक है, आप इसको रीडिंग लगा सकते हो, आपको भी प्रोवाइड कर दिया मैंने नोट्स। देखो, एक तरीका है स्ट्रेट लाइन मेथड, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे आपको न्यूमेरिकल पूछता है। अगला तरीका है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। देखो, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बस नाम जानना है कि हाँ डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड कुछ होता है। क्या होता है, कहाँ पे होता है? डेप्रिसिएशन में होता है, दैट्स इट। वैल्यूएशन वाले चैप्टर में है, दैट्स इट। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड एक मेथड होता है, ये जानना चाहिए, दैट्स इट। सिंकिंग फंड मेथड होता है, तो सिंकिंग फंड मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड तो आपको पढ़ना ही है, पढ़ भी लिया आप, समझ भी लिए। 2 और मेथड होता है, डिक्लाइनिंग बैलेंस और सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। ठीक है,
तो ये दोनों मेथड आपको, और एक मेथड और होता है क्वांटिटी सर्वे मेथड। तो ये 3 मेथड और होता है जिससे आप ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो। कहाँ गया हमारा डेप्रिसिएशन, ये है देखो। ये डेप्रिसिएशन के लिए 4 मेथड आपके पास हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड आपको पढ़ना है, और क्या पढ़ना है आपको, सिंकिंग फंड मेथड पढ़ना है। एक मेथड है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, एक मेथड है क्वांटिटी सर्वे मेथड, और एक मेथड क्या था, ईयर्स पर, ये सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। तो ये 3 मेथड का नाम बस जानना है, जितना सुन लिए इतना सफिशिएंट, इससे ज़्यादा नहीं। एग्जाम में वो क्लिक हो जाता है एक बार अगर आपको, आपने सुन रखा है। बस एग्जाम से थोड़े दिन पहले ये वाला लेक्चर देख लेना। चलो, तो हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पे। कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। चलिए, थोड़ा सा बता दूं क्या क्या होता है। देखो, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड आपको बता देता हूँ, ये कभी क्या पता पूछ लें। देखो, हमने क्या अभी बात करा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड में अमाउंट, देखो अगर आपका 20 लाख से 10 लाख हो जा रहा है, मतलब ये 20 था और अभी 10 था, ये 10 लाख है और ये 20 लाख है, और 10 साल में मान लो, या 5 साल रख लेते, 5 साल में तुम्हारा ये 10 लाख का डिप्रिसिएशन आ रहा है। तो हम स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या मान रहे हैं कि हर साल 1 2 3 4 5, हर साल आपका 10/5 करेंगे तो 2 लाख आ गया। तो हर साल आपका 2-2 लाख का डेप्रिसिएशन आ रहा है। ठीक है, शुरू में 20 लाख की थी प्रॉपर्टी, एक साल के बाद 18 लाख की हो गई, फिर उसके अगले साल 16 लाख की होगी, उसके अगले साल 14, उसके अगले साल 12, उसके अगले साल 10। तो 5 साल में आपका 10 लाख का बचा प्रॉपर्टी। ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें हमने क्या माना, हर साल अमाउंट सेम है। ठीक, अगर आपको कांस्टेंट परसेंटेज से डिक्लाइन कराना है, मतलब क्या है कि 20 का 2%, हर साल 10% से आपकी प्रॉपर्टी डिप्रिशिएट हो जाती है। तो 20 का 10% निकालोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हो गया कितना, 18। एक साल के बाद 18 लाख का बचा आपका प्रॉपर्टी। अब इसका 2% निकालो, तो 18 का 2% क्या होगा, 0.36 ना। ठीक है, 2% निकालो, 2/100 इंटू 18 करो, कितना आ गया, 36/100, 0.36 आ गया। 2% बोल रहा हूँ यार, 10% से था ना, जस्ट अ मिनट। देखो, आपका कोई प्रॉपर्टी समझ ही लो यार, फिर क्या पता आ जाए एग्जाम में। देखो, ये है आपका 20 लाख का, और एट द एंड जाके ये हो जाता है, आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है 10 लाख की। तो आपका जो टोटल डेप्रिसिएशन आया वो कितने का आया, 10 लाख का आया। ठीक है, कितने साल में, टाइम कितने साल में, 5 साल में। तो एक तरीका तो वो वाला था, दो दो हर साल बराबर बराबर अमाउंट में घट रहा है, हर साल 2-2 लाख का डिप्रिसिएशन। यहाँ क्या है कि 20 लाख का कांस्टेंट परसेंट से डिक्लाइन होना, मतलब 10% से मान लो डिक्लाइन होता है, तो 20 लाख का 10% घटा, मतलब 2 लाख घट गया ना, तो अब 18 लाख बचा। ठीक है, 18 लाख का उसका प्राइस बचा, वैल्यू बची। अब 18 लाख पे 10% घटेगा, मतलब 1.8 लाख का डिप्रिसिएशन आया। तो 18 में 1.8 माइनस करो। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो 16 नहीं आएगी, अब 18 में 1.8 माइनस कर लो, कितना आया, 16.2 आया। ठीक है, पहले स्ट्रेट लाइन में 16 आ रहा था, यहाँ 16.2 आया, मतलब थोड़ा सा ज्यादा आया। तो ग्राफ क्या ऐसे ना चल के ऐसे चलेगा, अब थोड़ा सा ज्यादा आया ना पैसा। तो यही आपका कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, इसमें परसेंट सेम रखा गया है। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा है स्टेटमेंट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कांस्टेंट बट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। चलिए, पहले साल में 2 लाख डेप्रिसिएशन हुआ, अगले साल में देखो थोड़ा कम हुआ है, 1.8 लाख ही हुआ है, डिक्लाइन हो रहा है ना डेप्रिसिएशन का वैल्यू। तो यह मेथड, अब आप सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड हो इस टॉपिक से, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है इस टॉपिक में। अब देखो क्वेश्चन आपको बनवाता हूँ मैं, देखिए इस चैप्टर नंबर 4 है ना हमारा, देखो 4 नंबर चैप्टर का ये क्वेश्चन है, क्या है, अ बिल्डिंग हैज़ बीन परचेज्ड बाय अ पर्सन एट अ कॉस्ट ऑफ 25,000। जस्ट अ सेकेंड, देखो क्वेश्चन इज,
A building has been purchased by a person at a cost of this. The useful life of the year 40 साल है. स्क्रैप वैल्यू ये है. एनुअल सिंकिंग फंड निकालना बहुत आसान है. ठीक है, 25,000 है ना, और क्या बोल रहा है स्क्रैप वैल्यू 3,000, तो 25,000 माइनस 3,000. ठीक है, ये आपका हो गया. इनटू फॉर्मूला लिखो आई अपॉन आई कितना 5 है तो 0.05 आई अपॉन 1 प्लस आई मतलब 1 प्लस 0.05 का पावर एन. एन कितना है, एन कितना है 40 साल का पावर 40 माइनस 1. यही आपको सॉल्व करना है. देखो यही लिखा है, इसको सॉल्व करना बन जाएगा. ठीक है, p माइनस एस इंटू आई मतलब सॉल्व करके देखिएगा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 4. देखो चैप्टर नंबर 4 का कैलकुलेट द ईयर परचेज 5% का 20 साल. ये आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी. ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर फॉर ऑब्सोलेंस ऑफ द प्रॉपर्टी. देखो ये सब जो टर्म है ना, ये सब टर्म आप पीवाईक्यू से ही सीखोगे. ऑब्सोलीट हो जाने का मतलब होता है कि पूरी तरीके से उसका बेकार हो गया. अब वो उसका कोई यूज नहीं हो सकता. तो किसके वजह से ऑब्सोलेंस हो सकता है, जैसे कोई न्यू इन्वेंशन हो गया तो ऑब्सोलीट हो जाएगी आपकी प्रॉपर्टी, सही बात है. डिजाइन में इंप्रूवमेंट करना है तो अब ऑब्सोलीट हो गई, सही बात है. आउटडेटेड डिजाइन एंड स्ट्रक्चर है तो भी सही बात है. तो ऑल दी अबव. कल आपको मैंने बताया था कि जब भी ऑल दी अबव दे और ऐसी चीज पूछी जा रही है जो आपको नहीं पता है, जनरल मेन नोट्स में नहीं होता है कहीं पे, तो आप ऑल दी करेक्ट पे लगा के आगे बढ़ोगे. चलिए ये बन गया. आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज, देखो कैसे पढ़ते हैं. देखो 30 ईयर्स 5% क्या पूछा, लास्ट लाइन पढ़ो. रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिंकिंग फंड. आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, सॉरी 3% दिया है और ईयर परचेज पूछ रहा है. बस यही है आपका क्वेश्चन. तो बस हो गया 1 बाई, ये तो अभी बनाया ना हमने, 5 प्लस 3 मतलब 100/8 करना है. ये हमने शायद बनाया अभी. चलिए आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये है. देखो क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड में एक्सपेंशन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ अ मशीन हैविंग परचेजिंग कॉस्ट सी, स्क्रैप वैल्यू एस एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी एन इज. क्या बोला, स्ट्रेट लाइन मेथड इज द, इन द स्ट्रेट लाइन मेथड द एक्सप्रेशन पूछ रहा है. बहुत आसान है यार. एक्सप्रेशन क्या होता है, जो आपका टोटल कॉस्ट था माइनस जितना पैसा मिला स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय जितना टाइम था उतना एन. बस यही तो फॉर्मूला है. ठीक है, डन. चलो आगे बढ़े. आगे बढ़ते हैं. ये रहा क्वेश्चन नंबर 4. क्या बोले जा रहा है आपसे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालिए. क्वेश्चन नंबर 144 इज कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैविंग एन एनुअल रेंट. ये दिया हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%. बना दो यार. इसमें 20,000 इंटू 100/5 हो गया. 2 to the 4 और 1 2 3 4 5 0. बस ये हो गया आंसर. लो बन गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 का यह क्वेश्चन है. ये कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पंप आफ्टर 5 ईयर्स. 5 साल टाइम दिया. इफ द एनुअल डेप्रिसिएशन वैल्यू इज 200, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द पंप 3,000 था और यूजफुल लाइफ 10 साल है. तो आपसे क्या पूछा, ये आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछ रहा और कुछ नहीं. देखो इसका ग्राफ बना के दिखाऊं. देखो ग्राफ से बनाओगे ना बड़ा फटाफट बनेगा. इस तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं ऐसे बनाना प्रेफर करता हूँ. देखो क्या बोला, 5 साल के बाद वैल्यू निकालनी है आपको. और क्या पूछ रहा है आपसे, ये ग्राफ बनाओ ऐसा ऐसा. ओरिजिनल कॉस्ट 3,000 बोला, तो ये 3,000 ओरिजिनल कॉस्ट है. चलिए लिख दिया हमने. ठीक है, यूजफुल लाइफ 10 साल है तो ये 10 साल है, यहाँ मैंने लिख दिया 10 साल. ठीक बात है. फिर क्या बोला, 5 साल के बाद आप निकालो. तो ये जब ये 10 साल है तो इसके आधा आधा पे 5 साल होगा. चलो ये भी लिख दिया. ठीक बात है, ठीक बात है. फिर क्या बोला, एनुअल डेप्रिसिएशन वैल्यू 200 रुपए की है. 200 रुपए एनुअल डेप्रिसिएशन है, तो 5 साल में कितना का डेप्रिसिएशन हो गया, 5 to the 10 और 2 0 इतना का. तो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा. यहाँ पे कितना आएगा, 1,000 का डेप्रिसिएशन है, 2,000 रुपया बचा हुआ है आपका. चलो बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज दिस वन. आइए देखिए क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द वैल्यूएशन. वैल्यूएशन का पर्पस क्या है, अभी आपको बताया मैंने. ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है. टैक्स लेना, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, एनालिसिस ऑफ रेट, डिटेल्ड एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट. बताओ आपका वैल्यूएशन का पर्पस बेसिकली क्या होता है. टैक्सेशन.
बस ठीक है, डिटेल्ड एस्टिमेशन से नहीं है। हमारा चैप्टर कैसे पढ़ा है इस सब्जेक्ट में, देखो सबसे पहले क्या था, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, फिर क्या था, स्पेसिफिकेशन। जब ये दोनों सीख लिए तो कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर देखे कि कैसे टेंडर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उसके बाद उसकी वैल्यू लगाई जा रही है, वैल्यूएशन। अब इसके बाद रेट ऑफ एनालिसिस बनाएंगे अब इसको, ठीक है। तो वैल्यूएशन किस लिए करते हैं, टैक्सेशन के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब सफिशिएंट क्वेश्चन हो गया ना, फिर से वही सिंकिंग फंड का क्वेश्चन देख लो, ठीक है। सफिशिएंट हो गया क्वेश्चन। अब जो पीवाईक्यू वाला सीरीज रहेगा ना, वहां पे मैं बहुत जल्दी फटाफट बनवा दूंगा, ठीक है। अभी वहां पे शायद 60 या 80 क्वेश्चन के आसपास हम लोग कर चुके हैं। 300 क्वेश्चन है, 2-4 लेक्चर और लूंगा मैं, उसमें फिनिश कराऊंगा। अब क्या आगे बढ़े अगले चैप्टर में, देखिए। वेलकम बैक एवरीबॉडी। हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ना, क्या है लास्ट टॉपिक हमारा, रेट एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस ऑफ रेट्स, देखिए एनालिसिस ऑफ रेट्स के अंदर आपको 3 पार्ट में ये टॉपिक को देखना है, समझो। कुछ टर्म्स हैं इसमें, कुछ टर्मिनोलॉजीज है। दूसरा पार्ट इसका है आपका कुछ मेथड्स इसमें आपको पढ़ने हैं। मेथड्स जैसे 2 मेथड्स हैं आपके पास, एक है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल और एक सेंटर लाइन, ठीक है। तीसरा है आपका आउट टर्न का एक टेबल है। तो अगर तुम ये तीनों चीज समझ गए तो तुम्हारा 3 मार्क्स एग्जाम में श्योर हो जाएगा, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बिल्कुल सीरियस होकर भी बैठ जाना है। चलो शुरू करते हैं। ये आपको मैं मेन नोट से बताऊंगा, उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बताऊंगा, तो समझ आ जाएगा। चलिए देखो, एनालिसिस ऑफ रेट जो है, क्या है ये एक प्रोसेस है डिटरमाइन करने का कि आपका जब भी कोई एक वर्क चल रहा है तो कितना खर्च आएगा, कितना ब्रिक वर्क लगेगा उसमें कितना खर्च आएगा, कितना प्लास्टर होगा उसमें कितना खर्च आएगा। यही है बेसिकली एनालिसिस, रेट का एनालाइज कर, रेट को एनालाइज करना, ठीक है। इसमें हम टोटल वॉल्यूम वगैरह निकालेंगे और उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपको ब्रिक वर्क बनाना है, ये 1 मीटर क्यूब का आपका ब्रिक वर्क है, ओके। ये आपका 1 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क है अगर, ओके। ये अगर आपका 1 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क है तो इसमें कितना ब्रिक लगेगा, कितना मोर्टर लगेगा, अब मोर्टर भी लगा तो उसमें कितना सीमेंट है, कितना सैंड है, ये सब कुछ का कैलकुलेशन करना है हमें। ये आपका इंटरव्यू के लिए भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, जो लोग कभी अगर इंटरव्यू वगैरह दोगे तो ये आपसे पूछेंगे वो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका एनालिसिस ऑफ रेट का मीनिंग क्या होता है। अब समझना, देखो हम क्योंकि मैराथन सेशन में हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको रिवीजन कराएं प्रॉपरली, पूरा समझाने नहीं बैठेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको जो चीज़ें याद रखनी है एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या करना है, टिक लगाना है ना वहाँ पे, तो अगर आप याद रख सकते हो तो इनफ है, जहाँ पे समझाने का ज़रूरत है मैं समझाऊंगा आपको। तो ये जो पार्ट है ये नोट्स में, ये है टर्म्स वाला पार्ट, इसको सेकंड राउंड में देखेंगे, पहले कॉन्सेप्चुअल वाली चीज़ें देख लेते हैं, राइट। चलिए, तो देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो, चलो ये लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल भी बात बताता हूँ। पहले आप ये समझो, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर फाइंडिंग आउट ड्राई वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर गिवन वेट वॉल्यूम। ये देखो क्या है, तुम्हारे पास जब तुम कंस्ट्रक्शन करोगे तो तुम आरसीसी या पीसीसी का काम करोगे, ठीक है, या प्लास्टरिंग वगैरह करवाओगे, डन, या ब्रिक वर्क करोगे, या तुम पॉइंटिंग करोगे। पॉइंटिंग क्या होता है, तो पॉइंटिंग बताता हूँ, अभी रुक जाओ, एक फ्लो में चलो। देखो, आरसीसी पीसीसी कराओगे, ये अलग अलग टाइप का वर्क है, ओके। डीपीसी, स्टोन मेसनरी, ये आपके 6 टाइप के आपको वर्क आप करोगे, जो आपसे एग्जाम में पूछते रहते हैं। और भी होता है वर्क, लेकिन आपसे ये 6 टाइप का चीज़ ज़्यादा पूछा जाता है। तो जब ज़्यादा पूछा जाता है तो हमें उसके बारे में फुल ऑन डिटेल चाहिए। तो आप समझिए कि जब आप आरसीसी पीसीसी का काम आप कर रहे हो ना, तो तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम इतना सारा आटा लेते हो, उसमें पानी डालते हो, फिर उसको गूंदते हो, तो आटा इतना से इतना हो जाता है कि नहीं, थोड़ा वॉल्यूम उसका कम हो जाता है ना। तो मैं तुम्हें अगर ये बोलूं कि तुम्हें 15 रोटी बनानी है तो इतना आटा लगाना पड़ेगा, तो तुम जब
आटा निकालने जाओगे तो इतना लोगे ना यार, थोड़ा ज़्यादा लोगे, तो वही है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। कंक्रीट के साथ भी यही होगा कि सीमेंट सैंड वगैरह सब डालोगे तो वो थोड़ा ज़्यादा डालोगे तब तो वो इतना सारा इतना कंक्रीट बनेगा, इतना डालोगे तो इतना बनेगा, राइट। तो वही फैक्टर कितना है, तो आरसीसी और पीसीसी के लिए 1.54, मतलब 1 मीटर क्यूब अगर आपको बनाना है ना, 1 मीटर क्यूब का अगर आपको कंक्रीट बनाना है तो आपको 1 × 1.54 मीटर क्यूब का ड्राई मटेरियल लेना पड़ेगा, तो आपको 1 मीटर क्यूब का वेट कंक्रीट मिलेगा। तो याद हो गया ये 1.54, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, प्लास्टर वर्क जब आपको करना है प्लास्टर वर्क में क्या होता है कि 55% तुम बढ़ा के लेते हो, मतलब 1.55 का फैक्टर मल्टीप्लाई करते हो। आपका एसएससी जेई में हमेशा 1.25 लेके सॉल्व किया गया है। एग्जाम में आपको ऑप्शन इस तरीके से मिलेगा कि 1.25 वाला और 1.55 वाला दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा। अगर रहता है तो आप 1.25 फैक्टर मान के बनाना, क्योंकि देखो 25% जो है वो वेट से ड्राई जाने के लिए है, और 30% जो है वो हम मान के चल रहे हैं कि दीवार जो है हमारा रॉ जो ब्रिक का बना है उसमें कुछ अनइवननेस है, तो उतना और मटेरियल मोटर का उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा। अनइवननेस है या ब्रिक अभी पूरी तरीके से ड्राई नहीं है, वॉइड्स है कहीं कहीं पे, तो ये सब कंसीडर करके हम कहते हैं 30% एक्स्ट्रा लगेगा, तो वो फैक्टर 1.55 का बनता है, ठीक है। लेकिन ड्राई वेट टू ड्राई करने के लिए सिर्फ 25% की बात है। तो अब आपको दोनों में कंफ्यूजन नहीं है। आपका पहला अटेम्प्ट 1.25 रहेगा। जब पीवाईक्यू बनाएंगे ना तो वहाँ पे देखेंगे कि वो कौन से मान के सही बनाया है, तो हम उसी को मान लेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। पर हमको फाइन ट्यून करना है अपना तैयारी एसएससी के अकॉर्डिंग या आरआरबी के अकॉर्डिंग, जो मानते हैं वो। आरआरबी में तो आएगा तो इस तरीके का आएगा ही नहीं। सबसे पहले वो बहुत ही बेसिक पूछता है आरआरबी आपसे, बस ये पूछेगा वो कि प्लास्टर वर्क आपको करना है तो आप कितना बढ़ाओगे, और वो ऑप्शन में आपको देगा ही नहीं 1.55, और ये वो ऑप्शन कभी नहीं आपको इस तरीके से देगा। वो बेसिक बस आपसे पूछता है, टर्म्स पूछता है। वो मैं आपको कभी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताना, मैं आपको पूरा अपना मेरा जो आंसर शीट है वो मैं पूरा डिटेल डिस्कस कर दूंगा कि देखो क्या पूछता है आरआरबी। पैरेलल इधर आरआरबी इधर एसएससी कर दूंगा प्रीलिम्स, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ओके, चलिए नेक्स्ट इज ब्रिक वर्क। देखो एक ये चीज़ आपको याद रखना है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया को प्लास्टर करना है ना तुम्हें, 1 मीटर स्क्वायर एरिया को प्लास्टर करना है तो आपको ड्राई मोर्टर कितना चाहिए, 0.02 मीटर, क्योंकि इसको याद रख लो। वैसे इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं पर हमें वो नहीं करना, हम याद करें क्या करना है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया, देखो मेरे पीछे वॉल दिख रहा है, उसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया मान लो इतना है, ये 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसको जब प्लास्टर करना है, आपको ऐसे प्लास्टर करना है तो कितना मीटर क्यूब का मसाला चाहिए हमें, कॉन्क्रीट ये मोटर, तो वो चाहिए 0.02 मीटर क्यूब। डन। चलिए इसी से मुझे रिकॉल करके बताओ कोई वुड वर्क में एक्यूरेसी कितनी चाहिए थी। ये है रिकॉलिंग, एक्टिव रिकॉलिंग, देखो बताया था 0.002, ठीक है। अब मुझे ये बताओ जिन्होंने आरसीसी देखा है कि प्रूफ स्ट्रेस निकालने के लिए अगर किसी HYSD ग्राफ का इस तरीके इस तरीके का ग्राफ बनता है और यील्ड पॉइंट डिफाइंड नहीं होता है तो हम कितना % स्ट्रेन से स्ट्रेस ये निकालते हैं, तो ये होता है अपना FY। ये कितना था, रिकॉल कर पा रहे हो? 0.2% था स्ट्रेस। अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो रिकॉल करो, क्योंकि जब भी ऐसा डेटा है तो इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें याद आ रही हैं देख लेना करो। देखो जैसे श्रिंकेज स्ट्रेन आपको आरसीसी में बताया था 0.003, सॉरी 0.003 श्रिंकेज स्ट्रेन, और कॉन्क्रीट में स्ट्रेन कितना 0.0035 मैक्सिमम। कॉन्क्रीट का ग्राफ कैसा बनता था, ऐसा इसको आइडियलाइज करके कैसा बनाए थे, और ये जाता था ऑलमोस्ट 0.04 तक, है ना। इसको हम यहीं पे फेलियर माने थे, यहाँ से ऐसे आइडियलाइज किए थे, ये सब बातें बताई थी आपको आरसीसी में। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लोगे, 3-4 वीडियो अपलोडेड हैं, जितना एसएससी आरआरबी के लिए ज़रूरत है वो उसमें है। डिज़ाइन फिलोसफी अभी डालना बाकी है, एक लेक्चर डाला है बस। चलो
ये बात हो गई ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क क्या है, देखो ब्रिक वर्क के लिए समझना, मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ इसको समझना, बाकी खिचड़ी है कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जाम में यही ज़रूरत होता है। देखो अगर आपको 1 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क करना है ना, ये अगर आपका ब्रिक वर्क है 1 मीटर क्यूब, इस वॉल का टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। ओके ठीक है, तो मुझे बताइए कि इसमें कितना आपको ब्रिक लग जाता है। आपको याद रखना है 500 ब्रिक्स का आपको ज़रूरत पड़ेगा। कहाँ से आता है कोई ज़रूरत नहीं अभी जानने की, मैराथन में नहीं, वो डिटेल लेक्चर में आपको बताऊंगा। 500 ब्रिक्स आपको लगेंगे अगर 1 मीटर क्यूब का आपको ब्रिक वर्क करना है। याद रख लो, ये 10 स्टार पॉइंट है, ये आएगा ही एग्जाम, बहुत ज़्यादा फेवरेट है, आरआरबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है एसएससी जेई पीवाईक्यू में आ चुका है। 500 ब्रिक हो गया। अब 500 ब्रिक जब इसमें तुमने लगा दिया तो ब्रिक, दो ब्रिक के बीच में कुछ मोर्टर भी तो लगाए होगे ना, ऐसे जोड़ने के लिए, है ना। तो वो मोर्टर का वॉल्यूम कितना है, तो है वो 0.23 मीटर क्यूब। ठीक है, तो टोटल ब्रिक का वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, 0.77 मीटर क्यूब हो रहा है। इसको याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है 0.23 मीटर क्यूब। ये क्या है, मोटर, वेट मोटर है, मतलब इसमें एक्चुअली में मोटर कितना लगा है वो है। ठीक है, यहाँ होगा, यहाँ होगा, हर जगह होगा। तो ड्राई मोटर कितना होगा भैया, आपको ज़रूरत कितना ज़रूरत होगा ड्राई मोटर, तो इसी को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 30% बढ़ा के करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 0.23, मैंने बोला ना वेट टू ड्राई जाने के लिए कुछ मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पे 30% बढ़ा लेते हैं। वो बढ़ाने से ये आ जाएगा 0.299, जिसको हम बोलेंगे 0.3। मतलब अब आप याद रखोगे कि ये पूरा 1 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क करने के लिए आपको 500 ईंटों की ज़रूरत है, 500 ब्रिक की ज़रूरत है, और ड्राई मोर्टर जो आपका होगा वो 0.3 मीटर क्यूब होगा, वेट मोर्टर जो होगा 0.23 मीटर क्यूब होगा। कहाँ से आता है नहीं आता है भूल जाएंगे, अभी अभी नहीं उसमें घुसना है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, कभी ना कभी पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा कि 1 मीटर क्यूब में कन्वेंशनल साइज़ का इतना अगर आपका ईंट है, उससे आप वॉल्यूम निकालोगे, तो ये सब बाद में करेंगे। देखो आपको अगर देखना है तो आपका ये मेन नोट्स में पड़ा हुआ है, इसको आप बिल्कुल वहाँ पे देख सकते हो। देखो कहाँ गया, ये देखो ब्रिक वर्क है, 1.3 का फैक्टर लेना है, ये आपका आरसीसी पीसी से 1.54 का लेना है, पूरा बना के बताया है। ब्रिक वर्क में ये लेना है, क्यों करना है ये सब डिटेल्ड है, यहाँ पे क्वेश्चन भी कराया है, ये सब आप देख सकते हो। आगे देखते हैं तो प्लास्टर। आगे थोड़ा नॉइज़ है अभी, तो थोड़ा बेयर कर लीजिएगा अगर नॉइज़ आता है तो। घर में यार बहुत चें चें पे पे दिन भर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो तुम लोग अगर घर में रह रहे हो, अपने घर पे रह के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पहले तो सैल्यूट है तुम लोगों को, और थोड़ा थोड़ा अपना व्यवस्था बना लेना। अगर आसपास में लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, या फिर अगर छत पे समय मिलता है छत पे जाओ, या फाइंड आउट करो कि घर में क्या होता है कि आपको जिस समय फ्री टाइम मिल रहा है आप अपना स्टडी रूटीन को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए कि आपको ज़्यादा फ्रिक्शन ना आए। देखो ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि जो आपकी सोसाइटी है वो हमेशा ऐसी ही रहेगी जैसी है, आपको उसके बीच में से नेविगेट करते हुए निकलना है। तो अपने आसपास के लोगों के साथ अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करोगे, झगड़ा करोगे या चिड़चिड़ापन करोगे, तो क्या होगा कि तुम्हें खुद के अंदर स्ट्रेस होगा जनरेट, राइट। तो स्ट्रेस नहीं जनरेट करना है, आसपास के लोगों के साथ कॉर्डियल बिहेवियर मेंटेन करते हुए आपको अपना प्रिपरेशन करना है। पर्पस याद होना चाहिए, है ना, मकसद नहीं भूलना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या हम देख रहे थे, अपन देख रहे थे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर फाइंडिंग आउट ड्राई वॉल्यूम फॉर गिवन वेट वॉल्यूम, है ना। आरसीसी 1.54, प्लास्टर वर्क 1.55, 1 मीटर स्क्वायर एरिया प्लास्टर करने के लिए 0.02 मीटर क्यूब का चाहिए। ब्रिक वर्क में देख रहे थे क्या कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क करने के लिए नंबर ऑफ ब्रिक 500, वेट मोटर कितना 0.23 मीटर क्यूब, ड्राई मोटर इसको गुणा करेंगे तो 0.3 आता है। चलो
मूविंग फॉरवर्ड, जब हम देखते हैं पॉइंटिंग, ये पॉइंटिंग क्या होता है, इसके लिए आपको फोटो दिखाना पड़ेगा। बिना फोटो दिखाए आपको समझ में आने से रहा। तो फोटो तो यार अभी इंटरनेट, जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड। इंटरनेट भी लिमिटेड हुआ रखा है, पता नहीं क्यों। तो चलो भैया, कोई बात नहीं। देखिए ये है पॉइंटिंग। ओके, देख लिया पॉइंटिंग क्या है। ब्रिक्स के बीच में जो ये छोटा थोड़ा सा मोटर फिल किया हुआ है ना, ये पॉइंटिंग, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये पॉइंटिंग है आपका। ओके, पॉइंटिंग करने से पहले रेकिंग करते हैं। रेकिंग का मतलब क्या है, जो ये जगह पे है, यहाँ पे जो ये खुरदरा खुरदरा किया गया ना, ये पार्ट, ये इसी में तो फिल करेंगे इस कौन मोटर को, है ना। यही है आपका पॉइंटिंग। पॉइंटिंग समझ गए। चलो, तो ये पॉइंटिंग से रिलेटेड जो आपको याद रखना है ना बात, वो ये याद रखना है कि ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर, डायरेक्टली आपको ड्राई वॉल्यूम याद रखना है। पॉइंटिंग करना है अगर आपको, तो 1 मीटर क्यूब पर 100 मीटर क्यूब, मतलब 100 मीटर क्यूब का वॉल को आपको, छोटा छोटा जगह तो है, 100 मीटर क्यूब वॉल है, छोटे 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 जगह है, उसमें पॉइंटिंग करनी है आपको। तो उसमें टोटल कितना अमाउंट का कंक्रीट मोटर लगेगा, तो 0.6 मीटर क्यूब का लगेगा। ठीक है, याद हो गया। पॉइंटिंग से रिलेटेड आपको रखना है 0.6 मीटर क्यूब। चलिए, तो ये हो गया पॉइंटिंग। फिर देखो डीपीसी। डीपीसी बेसिकली क्या होता है, डीपीसी कंक्रीट का ही और मोटर का तो करते हैं, ठीक है। तो वो भी 1.54। ओके, डैम प्रूफ कोर्स है ये डीपीसी। या तो इसका भी होता है, बिटमिन का भी होता है, मेटल शीट्स का भी होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसका, मोटर का। तो जब आपको मोटर या कंक्रीटिंग करना है डीपीसी में, तो आप 1.54 का फैक्टर मल्टीप्लाई करते हो, ठीक बात है। चलिए, स्टोन मैसनरी में आपका यही फैक्टर 1.25 का है। 1 मीटर क्यूब का आपको स्टोन मैसनरी बनाना है, तो आपको 1.25 मटेरियल लेना पड़ेगा पहले, ठीक है। फिर देखो, ये डायरेक्टली आपसे पूछा गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये सब डेटा आपको याद ही करना पड़ेगा। तुम कितना भी सोचोगे ना कि मैं कॉन्सेप्चुअली जाऊं वगैरह वगैरह, कुछ नहीं होना उससे। रटो, खत्म करो। ओके, रोज रटो। मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा, देखो ना। एनालिसिस ऑफ रेट जो है तुम्हारा 1 पेज 2 पेज में है। क्या 2 पेज का डेटा याद नहीं कर सकते हो, उसके पीछे का कहानी और समझ तो मैं बता ही रहा हूँ। इतना कर लो, फिर PYQ बनाना, हो गया तुम्हारा प्रिपरेशन। इससे ज़्यादा नहीं करना, याद रहेगा भी नहीं इससे ज़्यादा कुछ, ठीक है। देखो, रबल मशीनरी में 0.42 मीटर क्यूब याद रखो। ये क्या है, यह है कि अगर 1 मीटर क्यूब का रबल मशीनरी करना है। रबल मशीनरी मतलब क्या होता है, क्या जानते हो, नहीं जानते हो? मैंने PYQ वाले क्लास में दिखाया था। देखो, ये है आपका रबल
रबल मशीनरी मतलब होता है कि रफ तरीके से किया हुआ है, और एशलर मशीनरी का मतलब होता है कि बिल्कुल ही अच्छे से कटिंग फटिंग करके एकदम सुंदर तरीके से ऐश्वर्या राय जैसा बनाया गया उसको, है ना। ऐश्वर्या राय सुंदर है ना, ये देखो सुंदर दिखता है वो एशलर। ये देखो ये रबल है, ये आपका रबल मशीनरी हो गया, ये एशलर मशीनरी हो गया, समझ गए। चलिए तो आपको रबल मशीनरी में 0.42 मीटर क्यूब आ जाएगा, और 1 मीटर क्यूब का एशलर मशीनरी में 0.25 मीटर क्यूब का मोटर यूज हो जाएगा। मतलब आपको कॉमन सेंस से ये समझ में आ रहा होगा, रबल मशीनरी एज इट जैसे तैसे एडजस्ट किया हुआ, तो उसमें ज़्यादा मसाला फिल करना पड़ेगा ना, मोटर तो ज़्यादा है, समझ पाए। ठीक है, इनके बीचों बीच वैल्यू आ रही थी ब्रिक वर्क में, कितना था 0.3 था ना मीटर क्यूब। ब्रिक वर्क में हमने अभी देखा था 0.23 मीटर क्यूब था वेट वाला, और 0.3 मीटर क्यूब आ रहा था ड्राई वाला, है ना, ड्राई वॉल्यूम। उसी तरीके से रबल मशीनरी में आपका 0.42 मीटर क्यूब आ रहा है, एस्टर मशीनरी में 0.25 मीटर क्यूब आ रहा है। तो अब आपको याद रखना है ये तीनों चीज़, यहाँ ये 0.23 ड्राई, 0.3 है, 0.42 रबल में, और 0.25 आपका एशलर में। ठीक है चलो, एशलर में ऑलमोस्ट ब्रिक के जैसा है, क्योंकि उसको भी तो कटिंग लगा दी है ना, देखो सेम टू सेम आ गया। वेरी गुड। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है। अब देखो इससे रिलेटेड जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो देखो इस तरीके से पूछते हैं। आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले, देखिए ओम नमः शिवाय। सेंटर लाइन का है यार ये सब तो। जस्ट अ सेकंड, मेरा क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड आजकल पूछ ही नहीं रहा, या इस बुक में नहीं होगा। मेरा बुक थोड़ा पुराना है, 2022 वाला है ये, आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखो ये सब इसमें है। ये देखो क्वेश्चन है, क्या है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क विथ सीमेंट मोर्टार दिस। क्या है ये, आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि बताओ सीमेंट मोटर कितना लगेगा, है ना, क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक, 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क करना है, तो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट, सीमेंट निकालने कह रहा है। तो सीमेंट कैसे निकलेगा, देखो ना 1/5, है ना, सीमेंट है टोटल मोटर का। तो टोटल मोटर कितना है हमें पता होता है, कि आपको 1 मीटर क्यूब करने में कैलकुलेट सीमेंट निकालना है, ड्राई वॉल्यूम निकालना है, तो ड्राई आपको पता है ना 0.3 होता है, तो 0.3 से कर दो तो 0.06 आ रहा है ना, डायरेक्टली आ गया। आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना कैलकुलेशन। अगर एक डेटा याद रखते हो जो मैंने आपको बताया, कि 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक, तो 1 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क में 0.23 मीटर क्यूब का वेट मोटर लग रहा है, तो ड्राई मोटर 0.3 मीटर क्यूब का लगेगा। आपसे हमेशा क्वेश्चन में सीमेंट पूछेगा या मोटर पूछेगा, कि मोटर कितना ज़रूरत पड़ेगा आपको 1 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क करने के लिए, तो वो ड्राई वाला ही पूछेगा, तो 0.3 से ही आपको निकालना रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन बन गया हमारा। चलिए आगे बढ़ें। देखिए इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा, ये तुम क्या करना, कि जैसे यहाँ देखो फिर से एक चीज़ पूछा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क। बताओ क्या है ये, बताओ बताओ बताओ, डायरेक्टली आ रहा है ना। फिर देखो एक क्वेश्चन यहाँ है कि एक्सपेक्टेड आउटकम, ये तो अभी नहीं बताया आपको मैंने। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चंस बहुत सारा मिलेगा। फिर देखो ब्रिक वर्क का एक क्वेश्चन और देखो क्या लिखा है इसने, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सैंड निकलवा रहा है, क्या 8 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क करना है। तो भैया 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में
कितना होता था मोटर? 0.3 मीटर क्यूब मोटर होता था। 0.3 मीटर क्यूब मोटर का जरूरत पड़ता था ड्राई वॉल्यूम। आपसे पूछ रहा 8 मीटर क्यूब में, तो 0.3 इंटू 8, ठीक है, 0.3 इंटू 8, ये क्या है? टोटल मोटर है। इसमें आपका सैंड क्या है? तो 1:3 है ना, तो 3/4, मतलब ये वाला सैंड है ना, तो 3/3 प्लस 1 4, 4 2 8 6 3 जा 18, 1.8 फिनिश। डन। चलिए डेटा याद रखेंगे। आप समझ में आया क्यों बोल रहा हूँ? वरना तुम हर बार ये सारा काम करोगे क्या? ये वाला जब भी करोगे यार तो तुम्हारा निकलेगा तो यही, तो ये हम याद क्यों ना रख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब सेंटर लाइन वगैरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो बाकी का क्वेश्चंस आप देखेंगे कहाँ पे? PYQ में। चलो थोड़ा शांति है, अभी माइक लगा लें। चलो ये देखिए, तो एनालिसिस ऑफ रेट में हमने ये वाला पार्ट तो देख लिया, 5th पॉइंट कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर किस तरीके से आपको करना है, राइट। चलिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमने देख लिया। अब आप बताओगे हमें कि अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ तक तो कर लिया। मेथड ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटीज, ये समझिएगा अभी पहले, इसमें 10 मिनट लगेगा। चलो तो नेक्स्ट चीज़ जो हम देखेंगे वो देखेंगे मेथड्स ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटीज। मतलब अगर इस तरीके का आपका ये चीज़ बना हुआ है, देखो, ओके, ऐसा होगा, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये ऐसा ही तो है क्या? कुछ समझ पा रहे हैं सरकार आप? अगर समझ पा रहे हैं तो लिखिए कि हाँ ये चीज़ है। तो देखिए ये वॉल है एक, इसके नीचे डिगिंग की हुई होगी जहाँ फाउंडेशन होगा ऐसे। तो ये सारा क्वांटिटीज हमें निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना होता है बेसिकली। वॉल्यूम कैसे होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट निकालना है हमें। तो यही निकालने का दोनों तरीका है कि आप, एक तरीका क्या है कि आप सेंटर लाइन से सेंटर लाइन का डिस्टेंस निकालो, यहाँ से यहाँ निकालो, ये लाइन लेंथ, जैसे ही आपने ये लेंथ लिया, ठीक है, तो ये आपने ये वाला एरिया ले लिया ना, समझ पाए? ये एरिया ले लिया, ये लेंथ जैसे लिया तो लेंथ इंटू विड्थ करोगे और फिर जितना हाइट है वो कर लोगे। तो ये पूरा यहाँ से ये जो वॉल्यूम है इतना ऐसे ऊपर जो मैंने अभी बनाया था ऐसे उठा हुआ ये चीज, इसको आपने कंसीडर कर लिया ना, समझ पाए? ठीक बात है। चलो तो जैसे ही सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन आपने लिया तो आपने इस वॉल्यूम को ले, ये वॉल्यूम आपका आ गया। फिर आपने इधर से इधर भी सेंटर लाइन लिया तो आपने इस वॉल्यूम को लिया, लिया ना इस वॉल्यूम को, ठीक है। फिर आपने यहाँ से यहाँ सेंटर लाइन लिया, फिर इसके विड्थ से मल्टीप्लाई किया तो एरिया आया। रुको मैं आपको बना के दिखाता हूँ क्योंकि ये समझ बनाना ज़रूरी है। देखो हाँ, जब ये आपका ऐसा प्लान व्यू दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है तुमको, तुमने क्या किया कि यहाँ सेंटर लाइन से, वैसे कायदे से तो मैराथन में मुझे ये सब बताना भी नहीं चाहिए क्योंकि जिनको आता है उनको बहुत बोरिंग लगेगा, पर ठीक है बता देता हूँ, तुम शुरू कर दिया तो। ये देखो, ये है तुम्हारा सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन। जैसे तुमने इस वाले पार्ट को लिया, यहाँ से ये सेंटर लाइन तुमने ये इसको ऐसे बनाया और विड्थ से मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा ये वाला एरिया तो काउंट हो गया, ये एरिया काउंट हो गया ना, हो गया ना ये एरिया काउंट। चलो ये एरिया आपको समझ में आता है कि पूरा आपका आ गया। और इसको जब हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे था ना, ऐसे, ये इतना हाइट का आपका ये मान लो वॉल था, ओके, समझ पा रहे हैं कि क्या है ये वॉल है ना आपका। तो भैया जब ये ब्लू वाला पार्ट है तो इतना दूर का वॉल्यूम आपका काउंट हो जा रहा है ना, समझ पा रहे हैं क्या बोला? ठीक है,
तो ये वाला चीज़ अभी रह गया, ये नहीं काउंट हो पाया अभी हमारा, राइट। ठीक है, जब आप इस तरफ ये वाला चीज़ लेते हो, ये वाला लेंथ जब लेते हो विड्थ से मल्टीप्लाई करके फिर हाइट से मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो आपका फिर ये वाला क्षेत्र भी, एरिया भी आपका आ गया, आपका काउंट हो गया ये वाला एरिया, है ना, राइट। मुझे बताओ कि कहीं पे कोई एरिया डार्क दिख रहा है क्या? 2 बार काउंट हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला एरिया देखो, ये वाला 2 बार काउंट हो गया ना, ये वाला, इसको मैं बना देता हूँ, ये वाला एरिया 2 बार काउंट हुआ, मतलब वॉल्यूम एरिया जो बोलो। तो जितना भैया ये एरिया आपका है, क्या इतना ही इधर छूट भी गया है ना? ये 2 बार काउंट हो गया, ये छूट गया, तो मैनेज हो गया ना, ठीक। उसी तरीके से हर कॉर्नर पे हो जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ठीक। लेकिन ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 2-2 बार काउंट हो जाएगा, तो सब बैलेंस आउट हो गया। तो सेंटर लाइन मेथड में अगर हमें निकालना है तो हम बहुत इजीली सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाल लें, तो टोटल लेंथ निकल गया, उसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर लें, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारा क्लियर हो जाएगा, पूरा आ जाएगा वॉल्यूम। बहुत बढ़िया, समझ लो तो अपने लिए ताली बजा लो। चलो, तो ये है आपका सेंटर लाइन मेथड। तो अभी हमने जो बनाया, क्या वो एल जंक्शन था? देखिए ये सारा जंक्शन एल जंक्शन है कि नहीं, यहाँ से एल लिखा हुआ है, एल है, एल जंक्शन था। मुझे बताओ अगर एक वॉल होता है ऐसा, यहाँ से ऐसे होता, ये वॉल होता, अब क्या ये वाला जंक्शन टी जंक्शन दिख रहा है आपको? ये टी दिख रहा है? दिख रहा है। तो इसका भी हम सेंटर लाइन बनाते ना, फिर ऐसे बनाते ना, सेंटर लाइन इसको भी लेते, सेंटर लाइन मेथड है ना, तो यहाँ से यहाँ सेंटर लाइन लेते, ठीक है। अब मुझे बताइए आप कि क्या जब ये लेंगे तो ये वॉल्यूम, ये यहाँ ये वाला वॉल्यूम काउंट हो जाएगा कि नहीं फिर से? क्योंकि ये वाला तो ऑलरेडी इस तरफ से तो काउंट हो ही गया था, तो उधर वाला सेंटर लाइन लिए थे, तो ये वाला फालतू में इतना कैलकुलेट हो गया ना। और ये वाला भी फालतू में कैलकुलेट हो गया, एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो गया ये। तो क्या एज अ स्मार्ट बच्चा आप इसको माइनस करोगे? तो जब भी टी जंक्शन आएगा, जब भी टी जंक्शन आएगा, तो क्या ये टोटल विड्थ है, ये विड्थ, इसमें W/2 है ना ये, तो एक साइड टी के लिए क्या हम W/2 लेंथ माइनस कर लें, जितना टोटल सेंटर लाइन का ये आएगा, इसमें से मतलब यहाँ से यहाँ तक जो भी ये लेंथ आएगा, इस लेंथ में हम -W/2 करें एक साइड के लिए, और इस साइड के लिए भी -W/2 करना पड़ेगा, मतलब एक साइड टी के लिए आपको L - W/2 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। वेरी गुड, सब समझ में आ गया। आगे वाले केस में अगर मान लीजिए कि आपका इस तरीके से एक वॉल होता, जिसको हम क्रॉस जंक्शन बोलते हैं, ऐसा वॉल होता, ऐसा, ओके, ऐसा होता, तो हम इसमें सेंटर लाइन यहाँ से ऐसे लेते, फिर ठीक बात है, ऐसे लेते हैं ना, ऐसे। और यहाँ बना के दिखाता हूँ अलग से, बहुत ज़्यादा हो गया वो। एक वॉल इधर से ऐसे जा रही है और एक वॉल इसको ऐसे क्रॉस किया ऐसे, ठीक है। तो हमने इधर वाले वॉल के लिए यहाँ से ऐसे सेंटर लाइन तो ले ही लिया था, तो हमारा कौन सा एरिया हमने ले रखा था, मतलब हमने सेंटर लाइन से जब लिया था, हमें ये एरिया पूरा ले रखा था, वॉल्यूम ये पूरा निकाल चुके थे इसका, राइट, सेंटर टू सेंटर लेकर। अब जैसे ही यार तुम इधर से फिर से इस पे लोगे ये वाला, तो क्या ये वाला एरिया आपका फिर से नहीं आ गया? एक साइड से तो आ ही गया था, ये फालतू में आ गया, तो आपको इस सेंटर लाइन, ये जो लेंथ आप सेंटर टू सेंटर लिए, क्या इसमें से आपको विड्थ के बराबर घटाना नहीं चाहिए क्या? तो L - W करना चाहिए ना। चलिए, अगर आप ये बात समझ गए हो तो फिर से ताली बजा लो अपने लिए। तो याद रखना है क्या, डिडक्शन में एल जंक्शन में नो डिडक्शन था ना, बैलेंस आउट हो रहा था। टी जंक्शन में W/2, क्रॉस जंक्शन में W, समझ में आ गया? आ गया तो आ गया। चलिए, तो आपको सेंटर लाइन मेथड समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 322 और 332 इससे रिलेटेड है, आओ PYQ देख लेते हैं। और सब्सक्राइब कर लो यार, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, वरना मैं छोड़ ही दूंगा ये करना, क्योंकि
100 लोग देख रहे हैं तो मुझे इतना एफर्ट लगाने की क्या ज़रूरत है फिर। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जा रहा है इसमें। तो अभी मैं डबल माइंडेड हो रहा हूँ कि क्या मैं इस चीज़ को अभी यहाँ पे स्टॉप करूँ या नहीं। तुम्हारा जब कमेंट्स आता है तो मुझे वो मोटिवेशन आता है कि हाँ चलो बनाते हैं थोड़ा और। क्या था क्वेश्चन नंबर 322, चलिए आइए। और 332 भी है ना, 332 कहाँ गया, ये रहा। देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल लाइन मेथड इज नॉट ट्रू। ये रीडिंग वाला क्वेश्चन है, खुद से बनाना। ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है, खुद से बनाओगे तो दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, उसी से बनेगा क्वेश्चन एग्जाम में। सेंट्रल लाइन मेथड इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग, क्या प्रिपेयर करते हैं इसमें, बिल्डिंग्स में यूज करते हैं, ब्रिक बॉल ये सब करने हैं बिल्डिंग, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल तो है नहीं, पर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि आपका PYQ का फर्स्ट सेशन में ही मुझे ये मिला था और मैंने समझाया था आपको, तो आगे में ही होगा। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी फाइंड इट आउट। तो वॉल्यूम हो गया यार, सेंट्रल लाइन का क्वेश्चन नहीं है क्या, होना तो चाहिए, बहुत सारा क्वेश्चन होता है। ये देखो सेंट्रल लाइन मेथड का क्वेश्चन है, क्या है ये मैंने बताया था, ये तो सेंट्रल लाइन मेथड ऑफ वर्किंग आउट वॉल्यूम फॉर क्रॉस वॉल। क्रॉस वॉल अभी बताया ना, इस तरीके से क्रॉस वॉल, इसमें कितना W माइनस करते हैं। यहाँ देखो आंसर हाफ विड्थ दिया है, ये गलत है, आंसर विड्थ होना चाहिए था, ठीक है, ट्वाइस द ब्रेड्थ भी नहीं। उसके बाद और देखो क्वेश्चन तुमको किस तरीके से मिलता है सेंट्रल लाइन का। ये देखो सेंट्रल लाइन का क्वेश्चन है कि ये नहीं है, ये है आपका सेंट्रल लाइन का क्वेश्चन। देखिए क्या बोला, द प्लान ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, सेंटर लाइन डायमेंशन आपको दिया है, क्या दिया है, आउटर वॉल का, ये बाहर बाहर जो ये वॉल है ना, इसका आउटर का डायमेंशन दिया 10.3 और 15.3। फिर पूछा द थिकनेस ऑफ द वॉल इन द सुपर स्ट्रक्चर, ये थिकनेस आपको दिया कि 0.3। कारपेट एरिया पूछा आपसे, मतलब ये वाला एरिया अंदर वाला पूछा, तो सेंटर लाइन से सेंटर लाइन निकाल के और माइनस करो 14। ये वैसे दूसरा क्वेश्चन है, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है तो क्या चाहिए, ये डायमेंशन और ये डायमेंशन आराम से निकाल लोगे। यहाँ से यहाँ आपको दिया है 14.3, तो ये वाला 3 है और ये वाला 3 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 0.3/2 है और ये भी 0.3/2 है, दोनों को जोड़े 0.3 आया, तो 14.3 में से 0.3 माइनस किया, 15.3 था क्या, 15.3 था, ठीक है, 15.3 में 0.3 माइनस किया 15, इधर 10 गुणा किया, आंसर आया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा सेंटर लाइन एरिया का। डन। एक और मेथड होता है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, उसमें क्या करते हैं कि बाहर वाला वॉल को बाहर से बाहर मेजर कर लेते हैं, मतलब ये जो हमने सेंटर लाइन में यहाँ से यहाँ मेजर किया ना हर तरफ, अपन ये वाले मेथड में क्या करते हैं कि ये जो लॉन्ग वॉल है ना, ये लंबा वॉल है ना, आपको लंबा दिख रहा है, तो ये लंबा वॉल को भैया यहाँ से यहाँ मेजर कर लो, ठीक। और छोटे वाले को देखो, जब तुमने दिखा देता हूँ बना के यार, देखिए ये अगर आपका आपका प्लान है, आपने शॉर्ट वॉल को अंदर से अंदर तक मेजर किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक ही आपने माना, फिर उसको विड्थ से मल्टीप्लाई किया और ये हाइट से मल्टीप्लाई किया, तो आपको इतने दूर पार्ट का जो भी वॉल्यूम वॉल में आना है ये आपको मिल गया ना, ये मिल गया, ठीक बात है। इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये वाला एरिया आपका हो गया ना काउंट, ठीक है, ये हो गया, चलिए ये हो गया, एरिया हो गया। अब लंबे वाले वॉल को क्या करो कि बाहर से बाहर तक ले लो लेंथ, विड्थ से मल्टीप्लाई करो, फिर हाइट से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक बात है, कर लिया, तो आपका ये ऐसा ऐसा आ जाएगा कुछ, तो ये वाला एरिया आपका पूरा काउंट हो गया ना, ये एरिया काउंट हो गया। तो मुझे बताओ
कि क्या कुछ भी डिडक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, है ना? इधर ये हो गया, फिर इसी तरीके से ये वाला यहाँ भी रिपीट हो जाएगा, ये वाला यहाँ हो, तो सारा वॉल्यूम आ गया ना, टोटल एरिया, टोटल वॉल्यूम, हाइट से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आ जाएगा। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में क्या करते हैं कि लॉन्ग वॉल को आउट टू आउट मेजर कर लेते हैं और शॉर्ट वॉल को इन टू इन मेजर कर लेते हैं, ठीक है। और मेजर करके लेंथ टोटल आ ही गया, उसको गुणा कर लेंगे W से और उसको गुणा कर लेंगे थिकनेस हाइट से, आ गया हमारा टोटल वॉल्यूम। डन, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था आपका, याद रखने वाली चीज़ें यहाँ बता दी गई हैं। चलिए एक कॉन्सेप्ट और बचता है जो है एरिया का कॉन्सेप्ट। उससे पहले क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो गया है, तो आओ तुम थोड़ा टर्मिनोलॉजी सीख लो, उसके बाद क्या करते हैं। देखिए एनालिसिस ऑफ रेट आपको करना है तो आपको आउटटर्न समझना पड़ेगा। आउटटर्न क्या है? आपका एक स्किल्ड वर्कर हर दिन का 8 घंटे अगर काम करे, 8 वर्किंग आवर अगर वो करता है, तो वो कितना काम करेगा, उसको हम बोलते हैं आउटटर्न। जैसे अगर कॉन्क्रीटिंग करना है तो एक वर्कर आपका पूरे 8 घंटे में कितना कॉन्क्रीटिंग कर देगा, कितना मीटर क्यूब। अगर आपको यहाँ पे आपके ईंटें आपने यहाँ पे ट्रैक्टर से गिरवाई हैं और आपका साइट यहाँ पे है, तो ये दूर है ना इतना, तो इसको क्या बोलेंगे? ईंट को यहाँ पहुँचाना। तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया एक तरीके से। तो ये आपका डिलीवरी बोल सकते हैं इसको, ब्रिक डिलीवरी। तो ब्रिक डिलीवरी अगर ये 10 मीटर से छोटा डिस्टेंस है तो 4200 ब्रिक से पहुंचाएगा एक स्किल्ड लेबर, और 10 मीटर से या 15 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है तो 4000 ब्रिक्स पहुंचाएगा। तो ये आपको पता रहेगा, तब ना आप एनालाइज करोगे रेट को कि हाँ भैया अगर 4000 ब्रिक्स यहाँ गिरा है तो हमें एक लेबर रखना पड़ेगा इसको डिलीवर करने के लिए साइट पे, तो उसको आप कैलकुलेट करके ऐड करोगे। तो एनालिसिस ऑफ रेट में तो हम यही करना है। तो आउटटर्न आपको समझ में आ गया, याद क्या रखना है? 8 आवर्स, स्किल्ड लेबर कितना काम करेगा, कितने आवर में? 8 आवर। डन, एक पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट पे है लीड एंड लिफ्ट। इसका समझो लीड एंड लिफ्ट क्या होता है। लीड जो होता है ना, दिखा देता हूँ बना के। ओ जय श्री राम। देखिए यहाँ से आपने एक्सकेवेशन किया, इसका सीजी यहाँ हो गया मान लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ ये आपका ट्रैक्टर है, आपने क्या करवाया कि ये आपका ट्रैक्टर है। अरे यार बहुत ही अजीब सा ट्रैक्टर बनाया हूँ मैं, ऐसे होता है ना बेसिकली ट्रैक्टर। ये ठीक है, ये आपका ट्रैक्टर है, यहाँ पे आप बैठे हो या कोई बैठा है, और ये इसको इस पर डंप किया, यहाँ से ले जाके ये मान लो यहाँ पे इस तरीके से इसको डंप कर दिया, इस अर्थवर्क को यहाँ डंप कर दिया, ठीक है। तो इसका सीजी ये है, तो देखिए ये हो गया और ये लेवल हो गया। तो ये जितना हाइट हुआ ना, एलिवेशन मतलब हॉरिजॉन्टल हाइट, वर्टिकल हाइट, इसको हम बोलते हैं लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट। और जितना ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली ट्रैवल हुआ ना, इसको बोलते हैं लीड। तो लीड और लिफ्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो लीड और लिफ्ट से रिलेटेड जो बात है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 295 हमें बनाना है। आइए बना लेते हैं, लिखा हुआ है आपके लिए। तो देखो क्वेश्चंस तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, जब PYQ को 4-5 बार बना लोगे ना, तो फिर तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो तुम्हें लगता है ना कि कॉन्सेप्ट नहीं आता हमें, वो कॉन्सेप्ट भी तुम्हें आने लग जाएगा जब तुम क्वेश्चंस बनाओगे। तो थोड़ा हार्ड वर्क डिसिप्लिन्ड वे में करना पड़ेगा। देखो यही चीज़ मैंने अभी समझाई है आपको, ठीक है। 295 यही है, व्हाट इज द लिफ्ट ऑफ सॉइल मटेरियल फॉर द कैनाल शोन इन फिगर। लिफ्ट कितना है? तो 1.5 और ये 1.2, इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा ना, बाई 2 करो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये 0.6 हो गया, ये 1.5 का 0.75 हो गया, ठीक है। 1.35 आ रहा है, 6×5 = 11, 7×6 = 13, सॉरी 0.6 और 0.75, अच्छा 1.35 आ रहा, यही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट पे। देखो कभी कभी लीड को लिफ्ट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो देखो सॉरी लिफ्ट को लीड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए फैक्टर्स मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर 3.6 मीटर का अगर आपका लिफ्ट है
तो कितना इक्विवेलेंट लीड के बराबर आपको उसमें खर्च आएगा, इसके हिसाब से हम लोग फैक्टर बना के रखे हैं। तो देखिए फैक्टर यहाँ आपका लिखा है, ये देखिए, ये देखिए, टू कन्वर्ट लीड लिफ्ट इनटू लीड, अगर 3.6 मीटर से कम गहरा लिफ्ट है, मतलब 3.6 मीटर से ज़्यादा ऊंचा तक नहीं पहुंचाना है आपको, तो 10 टाइम्स लगा लो, मतलब हॉरिजॉन्टल अगर 10 मीटर जाना था तो जितना खर्च आता आपका उतना ही खर्च आपको आ जाएगा 1 मीटर ऊपर उठाने में, बस ये मतलब समझ लो। तो 10 टाइम्स गुणा करना है, अगर 3.6 मीटर से कम लिफ्ट है, 3.6 टू 6 मीटर है, तो लिफ्ट का स्क्वायर मान लो 5 मीटर आपको करना था, तो 5 का स्क्वायर इंटू 8.3 करेंगे। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ है नहीं, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर ग्रेटर देन 6 मीटर अगर है तो 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 10 और 20 वाला अभी याद कर लो और ये वाला बाद में कर लेना। 3.6 मीटर तक 10 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर आपका 2 मीटर का लिफ्ट दिया है तो 2 इंटू 10 कर लो, 20 मीटर हॉरिजॉन्टल लीड के बराबर है 2 मीटर का लिफ्ट। 10 मीटर उठाना है, लिफ्ट करना है, तो 10 मीटर इंटू 20 कर लो, 200 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बराबर है 10 मीटर का लिफ्ट, बस ये है। और बीच वाला को बाद में याद कर लेना, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद आपका आता है क्या है यार, तो ये 10 लिफ्ट का स्क्वायर इंटू 8.3 और लिफ्ट इंटू 20 ग्रेटर देन 6 मीटर पर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको मैंने बता दिया था। तो ये पॉइंट आपका ओवर हो गया। नाउ मूविंग अहेड, एक चीज बस बच गई है, ये वॉल्यूम कैलकुलेशन। ये वॉल्यूम कैलकुलेशन जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा ब्रेक लें उसके बाद करते हैं। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक बच रहा है, वो आपका बस ये बच रहा है, एरिया निकालना और वॉल्यूम निकालना, ठीक है। तो देखो, इसमें हमें सम मेथड्स टू कैलकुलेट अर्थवर्क कैलकुलेशन के लिए वॉल्यूम और एरिया निकालना होता है। तो देखो, अगर इस तरीके से आपका किया हुआ है, मान लो एम्बैंकमेंट बना है, ये पूरा अर्थवर्क है, तो ये बनाने में आपको ये लेंथ दे दिया गया, मान लो 50 मीटर लंबा स्ट्रेच है, ये स्लोप आपको बता दिया गया या थीटा कुछ भी बता दिया गया, एक चीज़ बता दिया गया। तो जब आपको ये बता दिया जाएगा और ये हाइट आपको बता दी गई, मान लो 5 मीटर है, तो टोटल कितना मिट्टी यहाँ डालना होगा, कितना सॉइल लाना होगा, कितना एम्बैंकमेंट के लिए आपको अर्थवर्क जरूरत पड़ेगा, ये सब कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलाज है। तो एक फार्मूला है मिड सेक्शन मेथड, एक है ट्रेपेजॉइडल मेथड, एक है प्रिज्मोइडल मेथड, एक है सिम्पसन्स 3/8 रूल, ठीक है। तो ये 4 मेथड क्यों है, सबसे पहले तो ये जानो, ये सबसे इजी मेथड है, लेकिन हमें ज़्यादा एक्यूरेसी अगर चाहिए रहेगी, या फिर हो सकता है कि ऐसे ना हो कि ऐसे ऐसे रहे, तो कैसे निकालोगे। तो उसके अलग अलग केस के लिए, ज़्यादा एक्यूरेट होने के लिए या ज़्यादा अलग अलग केस ऑफ सरफेस के लिए आपका मेथड्स अलग अलग है। तो ये 4 मेथड से एरिया वॉल्यूम निकालने का, ये चारों समझेंगे और आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, ये जो मिड सेक्शन फार्मूला है ना, अब पहले तुम्हें मेन नोट से दिखाता हूँ, फिर आपको बना के भी दिखाएंगे, ठीक है। देखिए, ये है आपका मिड सेक्शन फार्मूला। इसमें क्या है, इन दिस मेथड द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इज कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ द साइज ऑफ मिड सेक्शन। अब मिड सेक्शन का मतलब क्या यहाँ पे हो रहा है, समझिए। अगर आपका ये मानिए ऐसे चल रहा होता और ऐसे है, आगे तक है ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पे ये सेक्शन मिड सेक्शन हो गया, बीच में एक सेक्शन ले लिए, उसका एरिया निकालेंगे, इस मिड सेक्शन का हम एरिया निकालेंगे ओवरऑल, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा टोटल, बेसिकली क्रॉस सेक्शन निकाल के कर दिए मल्टीप्लाई। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, आपको ट्रेपीजियम दिख रहा है ना, देखो बना देता हूँ, बनाऊँ या यहीं बता दूँ, समय बेकार में लगेगा, यहीं बताता हूँ। देखो, ये अगर स्लोप S/1 का दिया है आपको, तो और ये डेप्थ D है, ये S/1 का मतलब है कि अगर 1 यूनिट नीचे जा रहे हो तो S यूनिट इधर आ रहे हो, 1 यूनिट नीचे मतलब S इधर, S/1, ठीक है। तो 2 मतलब 2 आ रहे हो मतलब 2S,
तो डी यूनिट आ रहे मतलब डी एस, ठीक है। उसी तरीके से इधर भी डी एस, तो इसका एरिया निकाल लो सेपरेटली, इसका एरिया निकाल लो सेपरेटली, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये विड्थ बी दिया है ना, तो बी इंटू डी इसका एरिया हो जाएगा, और इसका एरिया निकाल लो। इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है एस डी है, हाइट क्या है डी है, तो डी, और यही वाला एरिया इधर भी होगा, तो इंटू टू करो, तो 2 से 2 गया, तो क्या बचा एस डी स्क्वायर, ये दोनों को मिला के एस डी स्क्वायर, और ये वाला क्या बी इंटू डी, तो बी डी प्लस एस डी स्क्वायर, यही आपका इसका एरिया है, और टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, बी डी प्लस एस डी स्क्वायर इंटू लेंथ, यही आपका मिड सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद थोड़ा इससे एक्यूरेट होने के लिए ट्रेपेजॉइडल मेथड, जब आपका इस तरीके से सरफेस है ऐसा, ओके, फिर आपको ऐसा लेंथ है, ये है, समझ पा रहे हैं कि क्या है, ऐसा है, ठीक है, तो सॉरी, यही लेंथ है आपका, ये टोटल, ये आपका लेंथ है, लेकिन आपका जो है ना ऐसे ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 आपका स्ट्रेच ऐसे चला हुआ है, तो कैसे निकालोगे, वैसे निकालोगे, देखो क्या करोगे कि जब ऐसे ऐसे था ना, ऐसे ऐसे था ना, यही तो आपका था, तो क्या करना है आपको कि ये L/2 क्या है समझना पहले, रुक जाओ, आपको बताना ही पड़ेगा, वैसे आप समझोगे नहीं। आप क्या करें कि अलग अलग सेक्शन पे एरिया निकाल लिए, देखो इस सेक्शन का एरिया निकाले, जैसे है मैं आपको बनाऊं तो ये ऐसे रहा होगा ना, ऐसा ऐसा, समझ पा रहे हैं, ऐसा रहा होगा, ये क्या है, ये इसका विड्थ है, W लिख दूं या B लिख दूं, ये इसका विड्थ है, तो मुझे अगर इस जगह पे ये क्रॉस सेक्शन, ये एरिया पता चल जाए, जिसको मैं A1 बोल रहा हूँ, ये एरिया A2 है, ये एरिया A2 है, ठीक है, ये एरिया A3 है, ऐसे करके मैं जहाँ जहाँ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, देखो ना यहाँ पे ऐसे आ रहा था फिर ऐसे बदला, तो हर जगह का एरिया निकाल लिए, A1 A2 A3 A4 A5 A6 सब एरिया निकाल लिए अपन ऐसे, ओके डन, चलो ऐसा निकाल लिए, ये सारा कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका वॉल्यूम 1 बोल दिए, इसको वॉल्यूम 2 बोल दिए, इसको वॉल्यूम 3 बोल दिए, तो बताइए कि इतने पार्ट के लिए, ये V1 के लिए मैं लेंथ तो ये रख लूंगा, लेंथ, विड्थ भी फिक्स है, यहाँ जितना विड्थ है उतना यहाँ भी है, विड्थ भी फिक्स है, तो L इंटू बी इंटू एच करके वॉल्यूम आता है, तो L तो हो गया, B तो हो गया, H कौन सा लें, तो ये वाला H लें कि ये वाला H लें, मतलब ये वाला लें कि ये वाला लें, आ गया प्रॉब्लम, तो इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, अब इतना समझो नहीं, क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया A1 था, यहाँ पे एरिया A2 था, इन दोनों का एवरेज ले लो, एवरेज मतलब क्या, A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2, तो कुछ यहाँ का एरिया आ गया, मतलब एवरेज हाइट एवरेज एरिया आ गया, और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो, तो वो V1 आ गया, ठीक, तो क्या आया, इस V1 क्या आ गया, A1 प्लस A2 बाई 2 इंटू एल, इसी तरीके से V2 आया A2 प्लस A3 बाई 2 इंटू एल, इसी तरीके से A3 प्लस A4 बाई 2 इंटू एल, ऐसे करके कर लिए, और ये एल एल के डिस्टेंस पे लिए, ये L/2 गलत लिखा है, एल 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 ऐसे करके ले लिए, सारा को जोड़ दिए, ऐड करके आ गया, जब इसी को इस तरीके से एडजस्ट करके लिखोगे तो क्या निकल के आएगा, ऐसे आएगा, L/2 एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस L क्या था, जहाँ पे एक एरिया आपने लिया और वहां से आगे बढ़े, फिर जहाँ पे दूसरा एरिया लिया, इन दोनों के बीच का ये वाला लेंथ L था, तो इसका L/2 प्लस फर्स्ट एरिया कितना लिए, फिर सेकेंड एरिया ऐसे था, फिर आगे जाके एक एरिया था, और भी बहुत सारा एरिया होगा, तो फर्स्ट प्लस लास्ट करना है,
फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 टाइम्स बाकी सारा बीच का एरिया। इसी फॉर्मेट में याद रखोगे, ठीक है। एक फॉर्मेट बना लेना याद रखने का, इसको अलग अलग तरीके से आपको लिख कर मिलेगा अलग अलग जगह पे। ये 2 को अंदर घुसा देगा तो देखो क्या हो जाएगा, इसको 2 को अंदर ढकेलोगे तो ये हो जाएगा L इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 प्लस ये 2 अंदर जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो भाई ये इस फॉर्मेट में भी लिखा रह सकता है कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 प्लस एरिया ऑफ अदर, बाकी रेस्ट अदर सेक्शंस। तो ये ट्रेपेजॉइडल मेथड हो गया। प्रिज्मोइडल मेथड इसी तरीके से क्या है, L/3 करना है और फर्स्ट प्लस लास्ट तो रहेगा और प्लस इवन वाला एरिया, जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे अगर बना था आपका तो ये फर्स्ट ये A1 ये A2 ये A3 ये A4 ऐसे बनेगा ना। तो ये देखो इवन वाला है, ये ऑड वाला है A3 वाला, तो जितना इवन एरिया है वो सारे एरिया को 4 से मल्टीप्लाई और इसको ऑड को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका फॉर्मूला आके आ गया। देखो इसका तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के ये बनेगा नहीं, समझेगा नहीं। मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा लगता है लोगों को, कंफ्यूजन लगता है, कंफ्यूजन नहीं रखना तुमको याद रखना है कि प्रिज्मोइडल मेथड सॉरी मिड सेक्शन मेथड में बस ये मिड सेक्शन का एरिया अपन निकाले हैं, ये हमारा पूरा ओवरऑल था, ठीक है। हमने इसका यहाँ मिड में एक एरिया को निकाल लिया और इस एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करके हमने बता दिया, डन, मिड सेक्शन। ट्रैपेजॉइडल में क्या किया कि ट्रैपेजॉइडल इस तरीके से था, ऐसे 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 था, ये यहाँ पे एरिया A1 है, यहाँ पे एरिया A2 है, ऐसे ऐसे चलेगा, है ना, ऐसे ऐसे ये आपका था। तो ये A3 है, A4 है, ऐसे एरिया है। तो हमने A1 A2 A3 A4 सब निकाला, फर्स्ट प्लस लास्ट किया, मतलब ये लेंथ जितना भी जितने डिस्टेंस पे लिया उसको L/2 किया, फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया, जो एरिया है मान लो 5 मीटर स्क्वायर आगे वाला का है, पीछे वाला का 10 मीटर स्क्वायर है, तो ये लिखा, और प्लस 2 टाइम्स बाकी जितना भी एरिया है सबका समेशन करके, तो और यही जो आपका आएगा यही आपका वॉल्यूम आएगा। ये बात क्लियर हो गई। चलिए, जब ये क्लियर हो जाता है, उसी तरीके से ट्रेपेजॉइडल मेथड ऐसा है कि जितना ऑड वाला एरिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इवन वाला को 4 से मल्टीप्लाई करो और बाकी फर्स्ट प्लस लास्ट और L/3 से मल्टीप्लाई कर लो, डन। ये है प्रिज्मोइडल मेथड। इसको अप्लाई करने के लिए आपको हमेशा ऑड नंबर ऑफ सेक्शन अवेलेबल होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। जैसे जब आपने A1 A2 A3 ये है तो आप प्रिज्मोइडल लगा सकते हो, क्योंकि देखो ऑड नंबर ऑफ सेक्शन है, 1 2 3 है, ठीक है। अगर ये चौथा हो जाता, जैसे ऐसे हो जाता मान लो, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, अगर ये 6 हो जाता ना तो ये 1 2 3 4 5 तक तो आप इससे निकालते हो, फिर इसका सेपरेटली निकालते हैं आप और इसको ऐड कर लेते हैं इसमें, ऐसा करना होता है। तो ये हो गया आपका ऑड नंबर ऑफ सेक्शन अवेलेबल के लिए क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें हमेशा ऑड नंबर ऑफ सेक्शन अवेलेबल होने पे ही लगा सकते हैं, तो वो प्रिज्मोइडल मेथड है, ठीक बात है। चलो, सिम्पसन्स 3/8 रूल क्या है, ये इससे रिलेट करके याद करिएगा कि ये L/3 था ना, यहाँ 3L/8 करिए, फर्स्ट प्लस लास्ट एज इट इज है, यहाँ 2 टाइम्स ऑड था, यहाँ भी 2 टाइम्स ऑड है, पर यहाँ 3 टाइम्स इवन हो जाता है, दैट्स इट। 3 का इसमें जोड़ है, जैसे यहाँ 3 था तो ये 3 टाइम्स इवन, 3/8 इधर करना है। सिम्पसन्स 3/8 रूल और प्रिज्मोइडल मेथड में जो डिफरेंस आता है उसको हम प्रिज्मोइडल करेक्शन बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, इसमें और ट्रेपेजॉइडल मेथड में जो डिफरेंस आता है उसको हम प्रिज्मोइडल करेक्शन बोलते हैं। ये भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा P/Q में। चलिए, सिम्पसन्स 3/8 रूल कब अच्छा होता है, जब आपका इरेगुलर एरिया है, ऐसे ऐसे है, इधर का एरिया भी ऐसे कांस्टेंट नहीं है, मतलब बहुत इरेगुलर शेप है ना, तो आप सिम्पसन्स 3/8 रूल लगाओगे। कैसे निकलता है, फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस ऑड एरिया सबको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करिए, इवन एरिया जितना है सबको जोड़ के 3 से मल्टीप्लाई करिए, और 3/8 इंटू L, जितना जितना डिस्टेंस पे आपने लिया है इसको L बोलिए, इसको 3L/8 करिए और गुणा कर लीजिए, आपको वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, डन। चलो, उसके बाद आपको ये आउटटर्न का टेबल याद करना है, इसमें कुछ बताने का नहीं है, आपको याद ही करना है। जैसे एक बार मैं बोल देता हूँ, जैसे आपको ब्रिक वर्क अगर है, मड मोर्टार से कर रहे हो तो सब स्ट्रक्चर में ये, सुपर में ये, लाइम मोर्टार से कर रहे हो तो ये, और ये आर्च में कर रहे हो 0.55 मीटर की, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है, P/Q है आपका।
चलो PYQ को मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। यार से इम्पोर्टेंट है, लाइम मोटर से सब स्ट्रक्चर वाला इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका पार्टीशन वॉल 5 मीटर स्क्वायर इम्पोर्टेंट है। रीइंफोर्स ब्रिक वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको 5 स्टार रख लो। RCC रीइंफोर्स ब्रिक वर्क ये आपका 1 मीटर स्क्वायर होता है। स्टोन मैसनरी मैंने आपको नहीं बताया था याद रखने को, इसमें आपका रैंडम रबल 1 मीटर क्यूब है। बाकी ये देख लेना, ये इसमें बताने का कुछ नहीं है, ये रटना ही पड़ेगा। सीमेंट जो आपको PYQ में मिलेगा ना, जब PYQ सीरीज चल रही है उसमें आप देखते रहेंगे, जो जो आपको PYQ में मिलता जाएगा उसको आप याद करते जाओगे, ठीक है। चलो, अर्थवर्क मैंने आपको याद करवाया है कैसे कि 1 2 3 4 याद रखो। रॉक के लिए 1, अब सॉफ्ट होते चला जाएगा सॉइल, मतलब हार्ड सॉइल, सॉफ्ट सॉइल, फिलिंग, तो 1 2 3 4। 5 किसका था? पार्टीशन वॉल का। देखो P से 5 होता है, P से पार्टीशन वॉल है। तो ये आपको अपना कोई ना कोई ट्रिक बनाना पड़ेगा याद रखने के लिए, मैं आपको यहाँ लिख के दे दिया हूँ, ये आपको याद करना है। मेरे एंड से एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग फिनिश है। मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, ये चीज़ टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने इतना ही पढ़ा है, SSC जेई के लिए भी इसको भी क्लियर किया, और RRB जेई को भी इसको भी क्लियर किया, तो आप भी कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। चलिए, इससे ज़्यादा नोट्स ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं PYQ वाले सेशन में, और मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें किस तरीके का वीडियो चाहिए, क्या मेरी जर्नी के ऊपर चाहिए, या कुछ ऐसा कंटेंट चाहिए, कोई मैराथन चाहिए, PYQ चाहिए, क्या चाहिए, ठीक। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।